जी विक्रम जी, कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास है। बताइए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई यहाँ तक नहीं आने नहीं, में? प्रॉब्लम क्या होगी। गाड़ी में बैठना है, यहाँ चले आना जी जी। तो जिस टॉपिक से पूरा पूरा हमारा देश घबराया हुआ है और उसको कोई एक समाधान नहीं मिल पा रहा है कि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में ना हिंदुओं को सरेआम जला दिया जाता है और 18 दिनों में ही 6 हिंदुओं की हत्या की खबर आती है। तो इसका इसका पहला रिएक्शन आपके पास क्या आता है? ये पहला भी और आखिरी भी, इसमें रिएक्शन बड़ा सिंपल है कि किसी भी देश में किसी भी पंथ, जाति इत्यादि के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर, गरीबी अमीरी के आधार पर, किसी की जेंडर के आधार पर, यदि किसी के साथ भी अन्याय होता है या उसकी हत्या होती है विशेषकर, तो ये किसी भी मानवता की परिधि में नहीं आ सकता है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वह कहीं न कहीं पाकिस्तान और उसके जैसी सोच रखने वाले देशों की के मिश्रण से वहाँ के लोगों में ये भाव, जबकि वहाँ की इतनी मदद की है भारत ने, वह देश अगर आज पाकिस्तान से अलग हुआ है तो वो भी भारत उसका कारण है। उस देश में सेना भेजकर पाकिस्तानी सैनिकों को यदि अपमानित होना पड़ा विश्व भर में, तो वह भी कहीं ना कहीं भारत उसका कारण है। और उसके बाद से लेकर अब तक भारत ने लगातार बांग्लादेश को हर तरह की मदद की है। आज भी भारत वहाँ तेल भी दे रहा है। भारत वहाँ जितनी भी भारत की एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, मैं समझता हूँ एक बहुत ही हम लोगों का स्वाभाविक मित्रतापूर्ण रवैया रहा हाँ है। हाँ, जब तक शेख हसीना जी थी तब तक तो तब तक भी बढ़िया था, चल रहा और कोई भी रहे वो ठीक है। है। कुछ लोग सोचते हैं ये लोग हम्म ज्यादा नजदीक हैं क्योंकि शेख हम्म मुजीबुर रहमान की वो बेटी थी। हम्म इतना सब कुछ करने के बाद में अगर हमारी अपेक्षाएं बांग्लादेश से इस बात की हैं कि वहाँ की जनता हमारे स्वाभाविक लगाव को माने, तो कोई गलत नहीं है। लेकिन वहां पर जिस तरीके से हो रहा है वो ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तानी सोच है वो वहां पहुंच गई है, हम्म और वहां का एक तबका ऐसा तैयार हो गया है जो जिहाद की तरीके से इस पूरे सिस्टम को देख रहा है। क्योंकि विदेशों में जब आप देखेंगे, जब भी किसी देश में क्रांति हुई है, हम्म खास के मिडल ईस्टर्न जितने देश हैं, तो जब भी यहाँ क्रांति हुई है तो जो सरकारें आई हैं वो पिछली सरकार से ज्यादा कट्टर सरकारें आई हैं। वहां डेमोक्रेसी की स्थापना नहीं हुई है, वहां और कट्टरवाद की स्थापना हुई सही है। बात है। तो ये जो परिस्थिति बांग्लादेश में भी देखने को मिल रही है, ये मुझे लगता है कि चिंता का विषय होनी चाहिए। और हिंदू होने के नाते मेरे मन में इसके प्रति बहुत एक तरीके से आप यूं कह लीजिए कि मन में घृणा है इस बात को लेकर कि हम तो इतनी मदद आपकी करते हैं, वही। कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद यदि ऐसा हो रहा है हिंदुओं के साथ सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू हैं, तो ये कोई ना कोई अच्छा, दुर्भावना से प्रेरित इस चीज का मैंने अभी तक बैकलैश किसी मुसलमान की तरफ से नहीं देखा कि ये गलत है। हाँ, और बहुत से ऐसे वीडियो देखा कि इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ, हाँ उन्होंने तो अल्लाह के बारे में ऐसा बोल दिया। तो बिल्कुल ये बिल्कुल गलत बात है। अगर गलत चीज के ऊपर एक मुसलमान आज नहीं बोलेगा। ये बात को मैं एक सभ्य समाज में, एक कानून और व्यवस्था की जहां पर बात करने वाले समाज में, बार बार संविधान की बात बीच में लाने वाले समाज में, हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि क्या किसी भी भगवान के खिलाफ कोई भी यदि बोल रहा है तो उसकी आप उसको मार डालेंगे? ये कैसे कोई कर सकता है? ये एक सभ्य समाज के हम्म, विपरीत सोच है। वही। ये यहाँ पर आपको सुनने की अपने अंदर ताकत पैदा करनी होगी। भाई हमने आपको ये सनातनी ने तो कभी ऐसा नहीं किया कि तुम विष्णु को नहीं मारते हो हम तुम्हें मार देंगे, तुम कृष्ण को नहीं बिल्कुल मारते हम तुम्हें मार देंगे। बिल्कुल ऐसा तो हमने कभी नहीं हमने किया। कभी नहीं किया। और आप अगर ये सोच भी विदेशी है, यह सोच भारत की सोच नहीं है। यह दूसरे क्षेत्रों से निकलकर 3-3, 4-4, 5-5 हजार किलोमीटर दूर से हमारे बीच में आई है। और ये कहना कि आप हम किसी विषय पर बात ही नहीं सुनना चाहते हैं किसी की, ये गलत है। यह भारत की सभ्यता नहीं है। भारत में टॉलरेंस की व्यवस्था है, भारत में एक दूसरे की बात सुनने की व्यवस्था है,
अपने से बड़े से भी, अपने से छोटे से भी, और फिर जो निष्कर्ष निकले उस पर चलने की व्यवस्था है। यहाँ पर गार्गी भी हुई हैं, यहाँ पर शंकराचार्य भी अपने मतलब तर्क किया है शंकराचार्यों ने। इस धरती पर कणाद ने, याज्ञवल्क ने, इन सब ने प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से संस्कृति का आविष्कार किया है। तो ऐसी पुण्य भूमि पर, ऐसी धरा पर इस तरह के विचारों का आना ये बिल्कुल गलत है। और उसके अब हमारे बगल के देशों में जो कुछ समय पहले 100 साल, 150, 200 साल पहले, 300 साल पहले ये सब हिंदू थे। हाँ, सच बात है, कन्वर्टेड है। तो जो हिंदू थे उनके मन में इतनी वितृष्णा क्यों? क्योंकि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो हिंदुओं ने नहीं किया है, वो बाहर से आए हुए मुसलमानों ने ही किया होगा। क्योंकि वो लोग आए थे आपको कन्वर्ट करने के लिए, आपके मंदिर में तोड़ने के लिए, आपके पूजा स्थल तोड़ने के लिए, आपको अपने नीचे दबा कर रखने के लिए उन्होंने किया होगा। भारत की व्यवस्था में तो आज तक किसी पर हमला करने की व्यवस्था ही नहीं है, इसलिए कि उसका पंथ कोई और है। और ऑनलाइन मीडिया में अगर हिंदू अपनी पक्ष रख रहा, अपनी बात को रख रहा, कहता कुछ हिंदू मुस्लिम कर रहा हो। देखिए, ये वही लोग कहते हैं, जैसे कि अभी कुछ समय से आप देख रहे होंगे 5-6 लोग जेल में थे जिनकी बेल नहीं हो रही थी, जिसमें से एक नाम सरजील इमाम है और एक उमर खालिद है, जिनकी अभी भी बेल नहीं हुई है। अब लोग कहते हैं कि ये हिंदू होते तो इनकी अब तक बेल हो गई होती। अगर ये हिंदू होते, उमर खालिद, सरजील सहित अन्य लोग हिंदू होते, तो ये भारत की चिकन ने काटने की बात ही नहीं कर रहे होते। ये भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कह ही नहीं रहे होते। भारत में कोई भारतीय हिंदू वो मुझे बता दीजिए जो इस तरह के नारे कभी लगा रहा हो कि भारत तोड़ना होगा। और हिंदू के खिलाफ हिंदू ही खड़ा हो जाता है, और सेकुलरिज्म का नाम लेके। सिर्फ 3 तरह के लोग कर रहे हैं। एक वो लोग जो कम्युनिस्ट हैं, जो चाइना का गेम खेल रहे हैं भारत के अंदर। एक वो लोग जो विदेशी एजेंसियों के यहाँ पर विदेशी एजेंसियां जिन पर दांव लगाए हुए हैं कि ये कभी इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या बड़े पदों पर बैठेंगे तो ये वही करेंगे जो हम इनको कहेंगे। और तीसरे वो लोग हैं जो नैसर्गिक तौर पे भारत के खिलाफ हैं, वो पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हों या किसी अन्य देश का एजेंडा चला रहे हों, या वो गजवाए हिंद जैसी भावनाओं से प्रभावित हों। तो ये इस तरह के जो लोग हैं ये आज सोशल मीडिया में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगे हैं। हमारा युवा इनके प्रति अपनी भावनाएं भी सोशल मीडिया पर व्यक्त करने लगा है। नहीं, दिक्कत तो यही है ना, अगर हिंदू युवा और हिंदू अगर इस घटना के बारे में कुछ अगर आक्रोश दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ कोई और नहीं कह रहा, सेकुलर हिंदू आकर कह रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो अचानक से। देखिए, हिंदू और मुस्लिम करने की आवश्यकता नहीं है। ये हिंदू चाह रहा था कि मुस्लिम एक रहे। हाँ? महात्मा कभी जिन्ना ने और अल्लामा इकबाल ने और चौधरी ब्रदर्स ने, इन लोगों ने कभी चिट्ठी नहीं लिखी किसी हिंदू नेता को कि नहीं हमें भारत और पाकिस्तान एक रखना है, भारत का डिवीजन मत करिए। महात्मा गांधी को ही चिट्ठियां लिखनी पड़ी जिन्ना साहब को और अन्य लोगों को कि भारत एक रहने दो, इसको तोड़ो मत। टूटने का कारण क्या था? 30 दिसंबर 1930 के अपने भाषण में प्रयागराज में अल्लामा इकबाल ने स्पष्ट कर दिया था कि मुझे कौन सा भारत चाहिए, मुझे पाकिस्तान चाहिए। अब इस भारत के अंदर हमारा रहना संभव नहीं। हम इस भारत में रह नहीं सकते। क्यों? उनको 1857 के बाद ऐसा लग रहा था कि देश में लोकतंत्र यदि आ जाएगा, तलवार का राज यदि खत्म हो जाएगा, तो हमारी जो राजशाही है उस पर प्रभाव पड़ेगा। हम लोग चूंकि संख्या में कम है तो इसलिए हम लोग हमारे वो जो राजपाट हम लोगों ने किया है उतनी ताकत हमारी नहीं रहेगी। ओवैसी जी कई बार भाषणों में बोलते हैं तो वो यही कहते हैं कि 800 साल हमने राज किया। तो 800 साल राज किया, खुश हो जाओ उससे। अब लोकतंत्र को चलने दो, लोकतंत्र के हिसाब से राजा रानी और सेवक चुने जाने। सही बात है। तो वो जो परिस्थिति है ये एक मेंटालिटी है। इस मेंटालिटी से भारत लड़ रहा है, भारत गुजर रहा है। और ये मेंटालिटी 2014 से मोदी जी ने प्रस्तुत नहीं की है। मुझे कोई भी, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से सबसे कहना चाहता हूं कि मुझे एक ऐसा कानून बताएं जो 2014 के बाद या अटल बिहारी जी की सरकार में बना हो जो मुस्लिम समाज के खिलाफ हो। एक कानून बताएं।
एक कानून यदि कोई बता देगा तो मैं मानूंगा कि हाँ ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हाँ, पहली बार हमेशा से 2000 ही हिंदू ने अपने मुस्लिम भाइयों के लिए हमेशा बिल्कुल एक मित्र और बिल्कुल भाईचारा निभाया है। भाईचारा, ये हमेशा वहीं से आता है। देखिए इसको समझना पड़ेगा लोगों को, ये गंगा जमुनी तहजीब कहने वालों को समझना पड़ेगा कि गंगा और जमुना चलती भले अलग अलग स्रोतों से हों, लेकिन प्रयागराज में आकर मिल जाती हैं और मिलने के बाद जमुना समाप्त हो जाती है, सिर्फ गंगा रह जाती है। ये है गंगा जमुनी तहजीब। तहजीब भारत की ही चलेगी, तहजीब बाहर की नहीं आएगी। यहां पर कोई सोचे कि यहां पोप की तहजीब चलेगी, यहां पर मक्का से तहजीब आएगी और यहां पर अन्य उन देशों से तहजीब आएगी। अरे हमने विश्व को तहजीब सिखाई है। हम धर्म हैं, वह पंथ हैं। कोई धर्म पैदा नहीं कर पाया है विश्व में, और यह भारत है। मेरा हमेशा कहना है कि ये तहजीब उसी तरीके से चलेगी। भाईचारा तभी चलता है जब घर में बड़े भाई को बड़े रहते हुए को सम्मान मिलता रहे। सही बात है। सेकुलर आपको हमको शिव जी के लिए, हमको कृष्ण भगवान के लिए, हमको भगवान राम के लिए 10-10, 20-20 साल कोर्ट में 30-30 साल केस लड़ना पड़े और फिर आप कहें भाईचारा कायम रखिए। ऐसा तो नहीं चलेगा। चले ना चले, लेकिन अगर हम लड़के जीते हैं तो या तो आप संतुष्ट रहिए और या फिर आप दे दीजिए तो हमें भी लगे कि आपने कोई अच्छा स्टेप उठाया है। भाई हम तो ये चाहते हैं भाईचारा कायम रहे, हमारे हित में है। लेकिन नहीं रहेगा तो फिर हम तो जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका उपयोग करेंगे ना। आप कोई क्यों आज की तारीख में आप भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं? आपको बराबर से काम नहीं हो रहा है क्या आपका? अगर किसी हिंदू को शौचालय मिल रहा है तो आपको भी मिल रहा है, घर मिल रहा है तो आपको भी मिल रहा है, अनाज मिल रहा है तो आपको मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है वो भी आपको मिल रहा है। आपके बच्चे क्या फ्री में 5 साल तक नहीं, 5वीं तक नहीं पढ़ रहे हैं? आपके बच्चों को क्या ड्रेस नहीं मिल रही है, जूते नहीं मिल रहे हैं? चाहे जितने बच्चे हों, मैं उसमें विवाद में नहीं जाना चाहता। इन सब बराबरी से होने के बावजूद जो मुस्लिम बहुल इलाके में है वहां पर भाजपा को आप वोट नहीं देंगे तो उसका कारण क्या है? उसका कारण फिर आपका मजहब है ना। तो हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? अरे इतनी घृणा इनके अंदर क्यों आ रही है? अच्छा देखिए घृणा अभी माइनॉरिटी में है तो यह भी कह रहे हैं कि अभी हमारा समय नहीं है, समय आने दो। ऐसी बहुत सारी क्लिप्स हैं, I'm sure आपने भी देखा होगा कि अभी हमारा समय नहीं है, जब हमारा पार्टी आएगा, हमारा जब समय आएगा तब हम बताएंगे। देखिए घृणा आ कहां से रही है इनके अंदर? मैंने पहले भी कहा है एक चैनल पर, पॉडकास्ट में, आपको आज भी कह रहा हूं कि इस्लाम के 5 पिलर हैं। 5 पिलर में से 4 पिलर ऐसे हैं जिनके विषय में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। जिसमें से एक है सलात, यानी कि 5 बार नमाज करना। हाँ। जिसमें से एक है सौम, यानी कि आपको उपवास रहना है 40 दिन। एक है आपका ज़कात, यानी कि आपको दान देना है। और एक है हज, आपको हज जाना है, वहां पर मक्का मदीना होकर आना है। आप जाइए करिए, ये अच्छी बात है, इनमें किसी को कोई एतराज नहीं है। सही बात है। लेकिन जहां एतराज है वो है जिहाद। जिहाद क्या है कि गलत काम भी करना है तो उसके लिए आप झूठ बोल सकते हो। आप गलत काम भी कर रहे हो तो वो अगर कभी बाहर 1400 साल पहले किसी ने किया है तो भी वो ठीक है। आपको किसी भी तरह अपनी संख्या को बढ़ाना है और लोगों पर कंट्रोल करना है, काफिरों के खिलाफ काम करना है, मुर्तद के खिलाफ काम करना है। आपको कोई मतलब जो मूर्ति पूजा है करने वाले लोग हैं उन्हें काफिर कहना है। क्यों भाई? आप भारत में आएंगे बाहर से और भारतीय संस्कृति के पालन करने वाले लोगों को काफिर कहेंगे तो ये तो आप झगड़ा इनवाइट कर रहे हैं ना। सही बात। ये हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? आज तक हिंदू मुस्लिम कर ही वो लोग रहे हैं जो लोगों ने, जो आज अपने आप को विक्टिम बता रहे हैं। और सारी दुनिया में ये ट्रेंड है कि पहले आप दूसरों के साथ में अव्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, और वो दुर्व्यवहार करने के उपरांत जब आपके ऊपर वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का लॉ एंड ऑर्डर, वहां की इंस्टीट्यूशन जो इसको रोकने के लिए बनाए गए हैं, वो जब हावी होने की कोशिश करते हैं तो आप अपने को विक्टिम बताते हैं। अब शरजील इमाम आपको विक्टिम बता रहे हैं अपने आप को। चिकन नेक काटकर भारत को छोटा करने की बात का आप वर्णन नहीं करेंगे। ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देख रहे हैं। वो आप नहीं वर्णन करेंगे, लेकिन आप बताएंगे कि नहीं साहब 5 साल से हमारा केस चल रहा है, हमको जमानत नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं ना, जज में बनकर,
उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, या आप भारत के साथ अन्याय करेंगे, बाहर निकलते ही आप किस तरह से इस देश के खिलाफ लग जाएंगे और किस तरह से देश के लोगों को इकट्ठा करना भारत शुरू इनको कर जवाब देंगे। क्यों नहीं दे रहा बांग्लादेश को? तो एम्बेसी में तो लगातार पथराव हो रहा है, जवाब नहीं दे रहा भारत। देखिए, जवाब जहां तक देने की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि हमको अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखने की नीति पर मोदी जी चल रहे हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है, अब वो एक व्यवहारिक नीति है, अव्यवहारिक है, वह चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन हमारे से ज्यादा इनपुट फॉरेन मिनिस्ट्री के पास है। और हो सकता है कि कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व हों, जैसे अभी एक कोई हादी करके वहां के नेता थे, युवा नेता थे, उनकी हत्या हो गई। ये बहुत कोशिश की गई कि उसको ये बताया जाए कि ये भारतीय लोगों ने कहीं से हत्या कराई है। ये नैरेटिव ही ये नैरेटिव बनाया गया कि भारतीयों ने ये करवाया है। और ये नैरेटिव का लाभ भारत को कैसे हो सकता है? भारत अगर ऐसा करेगा तो ये तो नुकसान भारत का है, वहां पर भारत के खिलाफ एक माहौल बनेगा। हम क्यों चाहेंगे वहां भारत और भारतीयों के खिलाफ माहौल बने? तो हम तो चाहेंगे ऐसा ना हो, लेकिन ये जरूर पाकिस्तान सहित ऐसी एजेंसियों का उसके अंदर हाथ रहा हो सकता है, ये मैं मानता हूं। और ये भी हो सकता है कि वो जो राजनीतिक एक तरीके से उथल पुथल हुई है, उसमें कुछ लोग ये सोच रहे हो कि हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी चैलेंज बन गए हैं आदि, और इनको हटाया जाए तभी हम सत्ता में आ सकते हैं। ये भी हो सकता है। तो कुछ भी होने की जहां संभावना है, वहां भारत के ऊपर आरोप लगाना मैं नहीं समझता ठीक है। लेकिन हिंदुओं की रक्षा करने वाला एक ही देश है विश्व में, और वो है भारत। राजनीति में, खासकर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, द्विपक्षीय संबंधों को हमेशा पूरा मौका देना चाहिए फलने फूलने का। उन संबंधों को खराब करना बहुत ही आसान है, लेकिन संबंधों को फलने फूलने देना और उनके थोड़ा धैर्य रखना, ये मुझे लगता है कि एक फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा जरूर होना चाहिए। यूएसए हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करता है, अपने राइट्स हमेशा बचाने की बात करता है। उनके संग कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो चिल्लाने लगते हैं। लेकिन निकोलस को देखिए, घर से उठा के उनको अरेस्ट कर लिया गया। भारत ने चिंता भी व्यक्त की है, और मैं भी इस विषय पर, मुझे लगता है कि चुने हुए राष्ट्राध्यक्षों को उठाने की देशों से इस तरह की ये प्रक्रिया जो है, ये ठीक नहीं है। इसमें जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनकी ताकत कमजोर होगी। और जब भी कोई प्रक्रिया जो तय प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को, वो चाहे कानून की हो, वो चाहे सामाजिक प्रक्रिया हो, परिवारों की प्रक्रिया हो, मतलब बाप और बेटे के संबंध, बेटी और माँ के संबंध, बेटी और पिता के संबंध, हर प्रक्रिया, ये सब एक प्रोसेस बने हुए हैं। इनको जब भी कोई डिस्टर्ब करता है तो इन संस्थाओं में इर्रिपेरेबल डैमेज होता है। यानी कि फिर उनको जो डैमेज हो जाता है वो सुधरने का नाम नहीं लेता है। फिर जो, मान लीजिए, अमेरिका का नाम लेकर कोई अन्य बड़ा देश अपने बगल के राष्ट्राध्यक्ष को उठाने का अगर उदाहरण देकर काम करता है तो वो कितना नीचे गिर जाएगा। आज तो इस तरह से रात में सेना भेजकर उठाया गया है। ये भी हो सकता है कि कोई किसी राष्ट्राध्यक्ष को जहर दे दे अपने यहाँ बुला के। कोई ये भी हो सकता है कि राष्ट्राध्यक्ष को गलत तरीके से असैसिनेट कर दिया जाए विदेशी धरती पर। गुंडागर्दी फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। मतलब फिर तो एक तरीके से कहते हैं फ्री फॉर ऑल है। तो आम नागरिक में और राष्ट्राध्यक्षों के लेवल पर जो व्यवस्था है उसमें कुछ तो अंतर है। ये अंतर ही समाप्त हो जाएगा। आपको किसी देश को डिस्टेबलाइज करना है, उसके राष्ट्राध्यक्ष के को गोली मरवा दीजिए, उठवा लीजिए, जेल में डाल दीजिए, वो कहीं परिवार के साथ घूमने गया हो वहां से उठा लीजिए, बस कुछ भी इस तरह का। एक मैसेज नहीं दिया उन्होंने कि अगर हमसे टकराओगे तो हम ऐसे गुंडागर्दी पे भी उतर जाएंगे? देखिए, अमेरिका ने बहुत बार इस तरह के काम किए हैं। अमेरिका ने बहुत बार बहुत से देशों के साथ ऐसा किया है। ये पहली बार हुआ है कि किसी राष्ट्राध्यक्ष को निकरागुआ, पैनामा, मेरे ख्याल से निकरागुआ या पैनामा के राष्ट्राध्यक्ष को एक बार उन्होंने उठाया था। सैंडिनिस्टा रेजीम से जो लोग हुआ करते थे, उसके बाद से ये पहली बार हुआ है कि किसी राष्ट्राध्यक्ष को रात में आर्मी भेजकर उसके घर से, और उनके आर्मी और उसकी पत्नी को भी उठा लिया। इंटरनली उन्होंने इतना बढ़िया से वहां बैठा रखा था कि उनके एक भी आर्मी चीफ को कुछ, वो उन्होंने अपना पहले से सब तैयारी की थी। वहां के जनरल्स को खरीदा था, वहां के मतलब जो भी सुरक्षा कर्मी थे उनको भी खरीदा था, वहां की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सबको
सब में उनके लोग थे। तो भारत को इससे डरना नहीं चाहिए भाई, कल को भारत के साथ ये कर ले भारत तो जैसे क्या हर देश को डरना चाहिए भाई, ये तो हर देश के लिए भय का पूरा एक इंडिया कारण है। पूरा इंडिया यूएसए पर इससे डिपेंडेंट है। आप देखिए इससे मनबड़ हो गया है यूएस, और मनबड़ होके कह रहा है कि पूरा ग्रीनलैंड हमको चाहिए। अब पूरा ग्रीनलैंड मतलब जितने भी देश इस तरह के, जहां पर अब कुछ दिनों में कहेगा पूरा अंटार्कटिका हमको चाहिए, पूरा आर्कटिक हमको चाहिए, यह पूरा ओशन हमारा है। तो ये एक अच्छे राष्ट्राध्यक्ष के संकेत नहीं है। अमेरिका एक बहुत ही बदलाव वाले फेज से गुजर रहा है। अमेरिका की जनता ये तय नहीं कर पा रही है कि हमको किस तरह का राष्ट्रपति चाहिए जो हमसे हमारी इमेज और हमारी पैठ विश्व में फिर से वैसी बनाए जो पहले थी। आज जिसका अमेरिका दोस्त है वो अमेरिका को मित्र मान लेता है, और जिसका अमेरिका विरोधी है वो उसको गुंडा मान लेता है। और गुंडा मानने वाले ज्यादा लोग हैं, जो मित्र भी हैं वो भी इस बात से डरकर साथ में है कि हमारी अपनी गुंडागर्दी से हमें नुकसान ना पहुंचा दे। कल को इसको कुछ जरूरत होगी तो हमारे साथ भी वही सेम कर तो ये मुझे लग रहा है उनके लिए लॉन्ग टर्म अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी भारत इस चीज पे कितना पीछे है, हर चीज पे तो हमारा ना जीमेल है, नहीं तो हमको हमारी तो ये सारी 2014 के बाद की समस्याएं नहीं है। समझ रहा हूं। जो लोग कहते हैं कि हम कंप्यूटर इस देश में लेकर आए, उन लोगों के समय की समस्याएं हैं कि www.in क्यों नहीं फेमस हुआ, .com ही क्यों फेमस हुआ, ठीक है, वो AI भारत में क्यों नहीं अभी बन पाया, वहां विदेशों में ही क्यों ट्रेन हो रहा है, ठीक है, जितनी वेब होस्टिंग्स हैं विदेशों में ही क्यों है, वहां पर डेटा कलेक्शन इतना है, हमारे यहाँ तो उसके कंपैरिजन में अभी डेटा कलेक्शन नहीं है। तो ये इसके ऊपर जब तक भारत नहीं सोचेगा तब तक, सोच रहा है भारत, बहुत से काम किए हैं, जैसे मोदी जी ने पूर्व हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे चिदम्बरम साहब, हार्वर्ड से पढ़े हुए थे, और जब हम लोगों ने भारत के अंदर इसका यूपीआई वगैरह के पेमेंट्स की बात मोदी जी ने की कि देश में ऑनलाइन पेमेंट्स हम करेंगे और इस तरीके से बैंकों को जोड़ा जाएगा आपके उसके कार्डों से, क्रेडिट कार्ड वगैरह से, तो उन्होंने सदन के अंदर बयान दिया था कि क्या सब्जी वाला, चाय वाला, दूध वाला अब इससे पेमेंट करेगा। आज हो रहा है। आज एक महीने में, एक साल के अंदर न जाने कितने बिलियन डॉलर्स का ट्रांजैक्शन आज इन कार्ड्स के ऊपर हो रहा है। तो हम राइट डायरेक्शन की तरफ चले हैं, लेकिन हम लेट चले हैं, 2014 से चले हैं। मोदी जी के पास भारत के लिए एक समग्र योजना है, उस योजना में रुपया भी है, उस योजना में डेवलपमेंट भी है, उस योजना में मिलिट्री या सामरिक शक्तियां भी हैं, उस योजना में आम महिलाएं भी हैं जो शौचालय के लिए बाहर जाती थी, उसके अंदर वो बेटियां भी हैं जिनको पढ़ने के लिए आज पैसा चाहिए, उनके लिए वो पक्के घर भी हैं जो कच्ची छतों में मौसम चारों झेला करते थे। तो उनके पास एक समग्र योजना है, गरीब के लिए योजना है, अमीर के लिए योजना है, मिडिल क्लास के लिए योजना है, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए है, एमएसएमई के लिए है, बड़े सेक्टर्स के लिए है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें कहाँ कहाँ किस किस देश के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं और उनसे क्या लाभ लेना है, इन सब पर उनके पास योजना है। देश के अंदर की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और आप ये मानकर चलिए कि 14-15 ये पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने जो डेवलपमेंट किया है, जब 14 में मोदी जी की सरकार आई थी तो $5500 प्रति व्यक्ति आय थी इस वर्ष की, आज ये आय बढ़कर $11,000 हो चुकी है 10 वर्षों के अंदर। यही यदि पिछले 58 वर्षों में कांग्रेस ने किया होता तो वही जो 5500 की आय थी वो हो सकता है बढ़कर 25, 30, $40,000 हो चुकी होती। एक मिनट के लिए पॉलिटिकल एंगल हटा देते हैं, क्योंकि देश का जो भविष्य होता है युवा होता है, युवा परेशान है, ठीक है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, वो गरीबी से अमीरी तक क्यों नहीं, एक छोटा सा एक एग्जाम के अगर वो पकड़ लेता तो उसका तो जो यूथ होता है 10 साल वही बर्बाद हो जाता है, तो वो कहीं का नहीं रहता। नहीं, आप गरीबी और अमीरी से पहले तात्पर्य बताइए भाई। यूथ कुछ कर ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा है? किसी ने बांध रखा है उसको? भाई क्या रिसोर्सेज क्या उसके पास?
क्या ये ना ही रिसोर्सेज ना ही चाहिए उसको। एक क्या नाम है, ना ही सही गाइडेंस उसके पास है, ना एक गरीब घर का लड़का है, ना ही उसके पास सही गाइडेंस है। सबसे बड़ी बात देखिए होती है ना ही एक सही इन्वायरमेंट है वो। देखिए आप लोग, भारत के यूथ की सोच को एक टनल विजन में डाला गया है। यानी कि पाइप में जब पानी एक तरफ से घुसता है तो दूसरी तरफ से निकलता है, उसी की तरह उसकी शेप हो जाती है पानी की, पानी तक की। तो ये जो टनल सोच है ये हमारी गलती है। देश के अंदर अधिकतर युवा ये मानता है और उनके माँ बाप भी ये मानते हैं कि सरकार हमारे सारे बच्चों को नौकरी देगी। हाँ, दैट इज नॉट पॉसिबल, आई एग्री। तो वो जो पॉसिबल नहीं है वो हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि आज हमारे यहाँ अधिकतर युवा है, मतलब हमारी 25% जनरेशन जो है वो युवा है, हाँ। बिलो 28, 29, 30 ईयर्स की एज है। तो ये जो युवा है ये सारा युवा नौकरी नहीं पा जाएगा, इसके लिए उन्होंने व्यवस्था शुरू की है। और नौकरी पाके और देश आगे भी नहीं बढ़ पाए। हर आदमी अगर नौकरी की तलाश में रहेगा तो यहाँ बिजनेसेस कैसे ग्रो होंगे, नए स्टार्टअप्स कहाँ से आएंगे, एआई पे वर्क कहाँ से होगा। करेक्ट, ये एंटरप्रेन्योरशिप के खिलाफ है योजना। हाँ। यानी कि आप, हो सकता है कोई मैं या आप या अन्य कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन सरकारी नौकरी में यदि वह कोई मान लीजिए बन जाता है कोई पीडब्ल्यूडी का एक्सीएन या जेई, तो जीवन भर सिर्फ अब उसे पीडब्ल्यूडी और सड़क और उतने भर का काम करना है, उसकी उसकी योजना लिमिटेड हो गई, लाइफ लिमिटेड हो गई। ठीक है, मतलब सोच लिमिटेड हो गई। अब इधर अगर कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, उसने कोई एक चीज बनाने की कारखाना डाला, मान लीजिए नमकीन बनाने का कारखाना डाला, उसमें वो बहुत अच्छा नहीं कर पाया, उसके पास ऑप्शन है कि 5 साल बाद प्रॉफिट लॉस को देखते हुए वो बंद करे और एक कोई दूसरा व्यवसाय कर ले। हाँ, जहाँ से ठीक प्रॉफिट है। आए। लेकिन भारत सहित जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, उनके अंदर के युवाओं में उनके माँ बाप के कारण और एक ये जो थॉट प्रोसेस है इसके कारण एक ऐसी सोच बन गई है कि जो फ्यूचर के प्रति जो अंधकार दिखाई देता है एंटरप्रेन्योरशिप में, जो रिस्क है, जो रिस्क फैक्टर है एंटरप्रेन्योरशिप का, कि चलेगा कि नहीं चलेगा, ये काम सही चलेगा या नहीं चलेगा, ये सोच के कारण लोग कई बार जो अप्रत्याशित है उसके प्रति काम ही नहीं करना चाहते कि मैं तो व्यापार क्या करना है, हमको तो नौकरी नहीं मिल रही है। अब देखिए नौकरी का आप एक एंगल समझिए, सरकार का काम क्या होता है इसको जनता को बहुत ढंग से समझने की जरूरत है। ठीक है। सरकार का काम ये होता है कि जो टैक्स में पैसा कलेक्ट हो रहा है उस कलेक्टेड पैसे को सही तरीके से देश भर के कोने कोने में खर्चा करे कि देश के सारे भूभाग का डेवलपमेंट हो। हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर है, अन्य चीजें हैं, जहां वेलफेयर की जरूरत है वहां वेलफेयर हो। सरकार जब ये करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार मान लीजिए 100 रुपए आपके पास भेज रही है किसी भी काम से, वो चाहे वेलफेयर का है चाहे एसेट क्रिएशन का है, उस परिस्थिति में उस 100 रुपए को भेजने के लिए कितना पैसा प्रयोग कर रही है? 80 रुपए खर्चा करके 100 रुपए पहुंचा रही है, 20 रुपए खर्चा करके 100 रुपए पहुंचा रही है, या 10 रुपए खर्चा करके 100 रुपए पहुंचा रही है? बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि पूल वही है, वही जो 25 लाख करोड़ रुपया देश का इकट्ठा हुआ है, उसी 25 लाख करोड़ रुपए में से उसे खर्चा करना है, उसे अधिकारियों की तनख्वाह भी देनी है, हाँ। उसे परमानेंट एम्प्लॉय की भी तनख्वाह देनी है और उसे डेवलपमेंट भी कराना है। अगर आप नौकरियां बढ़ा देंगे ज्यादा तो वही 100 रुपए में से ही तो खर्चा करेंगे। हाँ, बर्डन तो इसका मतलब कि 100 रुपए में अगर 80 रुपए की सड़क बननी चाहिए थी, खर्चा 80 रुपए का होना चाहिए था, 20 रुपए सरकारी पे खर्चा होना था मैनेजमेंट पे, वो यदि 80 हो गया तो 20 ही रुपए तो बचा ना। झेलेगा कौन? बेटे को नौकरी तो मिल जाएगी आपके, लेकिन झेलोगे आप, जीवन भर सड़क नहीं बन पाएगी आपके जीते जी, और साथ में पेंशन भी चाहिए। करेक्ट। तो इशू ये है कि सरकार के पास में जितनी भी इकोनॉमीज हैं विश्व की, सबके पास में आज पेंशन को लेकर आप देखो हर जगह राइट्स हो रहे हैं। कोई बढ़ाने की बात को लेकर राइट कर रहा है, कोई ओवर एम्प्लॉयड लेस एम्प्लॉयमेंट की लेकर बात कर रहा है, लेकिन आप एम्प्लॉयमेंट का एक कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। वो क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा डिलीवरी से, अच्छा आजकल कंप्यूटर आ गया है, आजकल बटन दबाते ही पैसा इस खाते से उस खाते में चला जा रहा है, यूपीआई है अपने पास। ठीक है। तो योजनाओं के मैनेजमेंट के लिए
परमानेंट लोगों की आवश्यकता है क्या, मैं तो इस विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ। थोड़ा एक्सप्लेन, थोड़ा अगर मतलब ये है हाँ। कि आपने जीवन भर के लिए कुछ लोगों को एम्प्लॉय कर लिया, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लें बिजली विभाग का। हाँ। जीवन भर एक उसी विभाग में लोग आगे बढ़ते रहे और आगे, बिजली ऐसी चीज है, बिना बिजली का किसी का काम नहीं चल रहा, लेकिन बिजली घाटे में है। कोई दवा कंपनी आपको घाटे में दिखाई देती है कभी? कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर सब्जी और ये सब बेचने वाली कंपनियां कभी घाटे में, जिनका रोज उपयोग है वो घाटे में हो नहीं सकती। वो अगेंस्ट मतलब हमारे मतलब अगेंस्ट रीजनिंग है। और वो अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं चोरी हो रही है। आप जितना अधिकारी बिठा देंगे, आप जितना ज्यादा अधिकारी बिठा देंगे, मैं कहता हूं इनको, इनके लिए मेरे पास नाम है और वो है स्पीड ब्रेकर। ये जब भी किसी डेवलपमेंट इकोनॉमी का होने लगता है और स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो वो फिर स्लो हो जाती है। फिर वो स्पीड ब्रेकर क्रॉस करने के लिए ब्रेक लगाना पड़ता है उसको, उसके ऊपर से धीमे से निकलना पड़ता है और फिर गाड़ी तेजी पकड़ती है, फिर अगला स्पीड ब्रेकर। तो आप जितनी टेबल्स क्रिएट करेंगे ब्यूरोक्रेसी की, जितने निर्णय के, सक्षम निर्णय के पायदान आप पैदा करेंगे, उतना ज्यादा निर्णय में देरी होगी, उतना ज्यादा करप्शन बढ़ेगा, उतना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हम तो ये कहते हैं कि आजकल एआई का प्रयोग करके जुडिशरी को प्रयोग करना चाहिए एआई का, और तत्काल निर्णय हो जाने चाहिए। ह्यूमन इंटरफेरेंस की बहुत जरूरत कम होती जा रही है। सही बात है, सही और इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहिए, इससे घबराना नहीं चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में मुझे लगता है बच्चों को नौकरी के प्रति उनको धक्का देने की बजाय कि अरे तुम क्या करोगे, कौन सी नौकरी करोगे, तुम पुलिस वाला बनोगे, तुम ये बनोगे, ये कहने की बजाय तुम अब्दुल कलाम बनोगे, तुम इसरो के साइंटिस्ट बनोगे, तुम सुंदर पिचाई बनोगे, तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, स्टार्टअप तुम कोका कोला के हेड बनोगे कि तुम किसके, ये चर्चा होनी चाहिए। और ये उनको हुई है, ऐसी बात नहीं है, हुई नहीं है, शार्क नहीं हो रही है, हो रही है, बड़े टियर 1 सिटी टियर 2 सिटी में पहुंचाया इस चीज को, ये बहुत हो रही हैं। ये बातें अब हर घर में चर्चा हो रही है कि नौकरी करने से अच्छा है प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप करना या प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी करना। नौकरियां तो अवेलेबल हैं। कोई भी बच्चा यदि ये कहता है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है तो वो काम चोरी की बात कर रहा है। सही बात है। अगर स्टार्टअप फाउंडर से बात करो, मुझे काम का बंदा नहीं मिल रहा। आप बड़े शहरों में, मैं आपको बता रहा हूँ, घरों में काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं, क्लीनर नहीं मिल रहे हैं, गाड़ियां ठीक करने वाले नहीं मिल रहे हैं। फिर भी बेसिक नौकरियों की बात बताइए। मैं स्टार्टअप फाउंडर से मिलता रहता हूँ तो कहते हैं कि मुझे एक सेल्स का बंदा नहीं मिल रहा जिसको कम्युनिकेशन आती हो सही से। बिल्कुल मतलब बड़ा तो ये जो ना मिलना है, ये गैप नहीं है, ये वो लोग करना नहीं चाहते बहुत सारे लोग। इतना क्योंकि बहुत सारा, देखिए आज ऑलमोस्ट 86% लोगों को अन्न मिल रहा है, पक्का घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, 300 रुपए माह पे बिजली मिल रही है, फ्री में बच्चों की शिक्षा हो रही है। इंडिया इसी में ही हो गया 5 साल में उनको। तो बात ये नहीं है वो गलत नहीं है, लेकिन वो है बहुत अति गरीब लोगों के लिए। और वो अति गरीब के अलावा भी जो लोग उसका लाभ ले रहे हैं, वो उनमें से कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमें काम करने की जरूरत क्या है, थोड़ी बहुत खेती है उससे पूरा जीवन निकल जाएगा। तो उनका कंट्रीब्यूशन देश के लिए या देश के जीडीपी में जीरो हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हर 5 साल में जो चुनाव होते हैं उसकी वजह से आपको ये सारी सुविधाएं देनी पड़ती हैं? क्योंकि चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में देखिए वेल स्ट्रक्चर लोगों को एकदम मेरा ये मानना है कि जितनी भी व्यवस्थाएं राजतंत्र की या देश को चलाने की या नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट जब से शुरू हुआ है, तब से जितनी भी व्यवस्थाएं लोगों को चुनकर चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जहां भी बात हुई है, तो वहां पर लोकतंत्र ही सबसे अच्छी व्यवस्था बनकर उभरा है। ना तो कम्युनिज्म उभरा है, कम्युनिज्म शुरू हुआ था रशिया से और अन्य देशों से, आज वहां है नहीं, अन्य देशों में भी समाप्त हो चुका है। चीन में भी कहने भर को सिर्फ सिंगल पार्टी रूल को आप कम्युनिज्म मान ले तो कम्युनिज्म है, अदरवाइज वहां सब कुछ कैपिटलिस्ट है, सिवाय पर्सनल कुछ अपने नाम होने और लेने के। बाकी तो आयरन कर्टर तो जो इनसे पहले, जी से पहले डेंग जियाओपिंग थे, डेंग जियाओ ने उसको, जो आयरन कर्टन था उनका इकोनॉमी का,
उसको छोड़कर बैम्बू कर्टन कर दिया था। और वो बैम्बू कर्टन का मतलब ये था कि नहीं, बाहर से अच्छी हवा आती रहे। वही काम 1991 में भारत के अंदर 20 साल बाद लगभग नरसिम्हा राव जी ने किया। देश की इकोनॉमी को खोलकर बाहर के पैसे को भारत में आने के लिए देश के अंदर जो एक, जैसे उनका कहना था कि एक बंद कमरा है, उसमें कुछ खिड़कियां मैंने खोली, तो एक साफ सुथरी हवा अंदर आएगी तो अंदर की सड़ांध बाहर जाएगी। ये जो व्यवस्था है, ये सारी दुनिया के अंदर लोकतंत्र की, मुझे लगता है, और ये भारतीय सभ्यता की व्यवस्था रही है। वेदों में हम लोगों के यहाँ सभा, परिषद, ये सब शब्द जो हैं लिखे हुए हैं वेदों में, जो जीसस क्राइस्ट से पहले, यानी कि जहां से आप 1 AD लगाते हैं, उनसे करीब 3000-2500 वर्ष पहले की व्यवस्था है। तो विश्व को जो व्यवस्था हमने दी है लोकतंत्र, हाँ, लोकतंत्र निरंतर परिष्करण मांगता है, शोध मांगता है। निरंतर संभावनाएं लोकतंत्र में बनी रहती हैं उसकी बेहतर होने की, जो आज है उससे बेहतर होने की। ठीक है, मैं एक सवाल में पूछना चाहूंगा कि चाइना ने ऐसा क्या किया कि वो इंडिया से आज बेहतर सिचुएशन में है? नहीं, चाइना ने रिफॉर्म्स इकोनॉमिकली चाइना ने रिफॉर्म्स किए। 80 के दशक में उन्होंने शुरू किया, और उस दौरान उन्होंने जो रिफॉर्म्स करने शुरू किए, उन रिफॉर्म्स के कारण आज वो मेजर वर्ल्ड प्रोड्यूसर बनकर उभरे हैं। और उन्होंने इकोनॉमी को डबल डिजिट में रखा लगभग 30 साल। उन्होंने पॉपुलेशन को बहुत अच्छे सही से यूज किया अपने। पॉपुलेशन किसी भी देश की कंट्रोल में तभी आएगी जब वहां की इकोनॉमी से आप चीजों को जोड़ेंगे। जब हमारे देश के अंदर वो लोग जो बच्चे ज्यादा पैदा करना चाहते हैं या करते हैं आदतन, उनको जब इस बात का एहसास होगा कि हमारे ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा सरकार की तरफ से, और सरकार के ऊपर जो हम बर्डन दे रहे हैं उसका हमको कुछ टैक्स देना पड़ेगा या कोई लायबिलिटी बढ़ेगी हमारी, तब जाकर वो उसके इकोनॉमिक एंगल को समझकर उस पर स्वयं नियंत्रण लगाएंगे। इसको मैं किसी पंथ और किसी उससे जोड़कर मैं नहीं देखता हूं। मेरा अपनी सोच यह है कि भारत की इकोनॉमी जैसे जैसे गरीबों में, मतलब मिडिल क्लास से लेकर नीचे की तरफ जाएगी, इकोनॉमिक सोच डेवलप होगी। अभी हमारे यहाँ सिर्फ सोच ये है अधिकतर उस क्लास में कि ठीक है, पैदा हो गए हैं, बस जीना है, खाना पीना है, उसके बाद में मरना तो एक दिन सबको है ही है। ये सोच जो उनकी है वो उनके 60-70 साल के जीवन को बीच में जीरो कर देती है, जबकि जीवन ही महत्वपूर्ण है। न जन्म महत्वपूर्ण है, न मृत्यु महत्वपूर्ण है। वो जीवन जो महत्वपूर्ण है वो उसको जीरो कर देते हैं, और अपने मतलब अपने आप को ये मान लेते हैं, रिजाइन कर लेते हैं एक तरीके से कि हम तो भाई, और पूरा जीवन एक रिटायर्ड व्यक्ति की तरह जीते हैं। ठीक है, अब इतनी सारी हमने बातें की। अब अगर इस चीज़ को कंक्लूजन अगर निकालना हो कि अगर आप खुद 20 साल के होते और आपको अगर सही तरीके से बढ़ना होता, खुद को बढ़ाना होता, अपने देश को बढ़ाना होता, तो आप क्या स्टेप लेते? देखिए, मैं तो जब भी 20 वर्ष के आसपास, 18 वर्ष का था तब, 18-19 वर्ष का मेरे ख्याल से, तब मैंने एंटी कांग्रेस जो सोच है वो एक डेवलप हुई कि नहीं, कांग्रेस से देश का जो है नुकसान हो रहा है, और यह परिवारवादी पार्टी है। परिवार के कारण सत्ता जो है उसको एक तरीके से इन्होंने दासी बना लिया है अपने यहाँ, और सत्ता सबके काम नहीं आ पा रही है, एक परिवार के काम आ रही है। और अगर आ भी रही है तो अगर उनकी तरह से आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए तभी सत्ता आपके साथ काम कर पाएगी, नहीं तो आप अगर भ्रष्ट नहीं है तो सत्ता आपके विरोध में है। और उस वक्त VP सिंह जी निकले थे कांग्रेस छोड़कर, उनका मैंने साथ दिया। वहां से मेरी राजनीतिक जीवन यात्रा शुरू हुई। वहां से चलते चलते आज आप लोगों के बीच में है, और बहुत सारे पड़ाव देखे, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला, बहुत बड़े बड़े लोगों से सीखने को मिला, और यह सारी सीख में से जो कुछ अच्छा था उसको अपनाया, जो जरूरत का नहीं था उसको छोड़ दिया। और ये मान के मैं चलता हूं कि भारत के लिए हर पल हमारा समर्पित है। काम कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, वो होता अल्टीमेटली देश के पूरे कोटे में जाता है। अभी हम आप बैठकर बात कर रहे हैं, इस पॉडकास्ट से पता नहीं कितने लोगों तक बात पहुंचेगी, उसमें से कुछ बातें किसको अच्छी लगेंगी, जो अच्छी लगेंगी वो अपना लेगा, तो हमारा आपका काम हो गया ना। और यही मेरा जीवन में उद्देश्य रहा है कि मैं अपने आप को एक कैटलिस्ट के तौर पे देखता हूं, कि मैं एक ऐसे छोटे से एटम के तौर पे हूं जो एक बड़े
एटम बॉम्ब को की रचना कर सकता है अगर चार्ज हो जाए। मैं चार्ज होता हूं, फिर मैं 3 को चार्ज करता हूं, फिर वो 3 9 को चार्ज करते हैं, फिर इस तरह से। तो कभी ये मेरे अंदर गुमान नहीं रहता है कि सब कुछ मुझे ही करना है। लेकिन एक एटम की भूमिका से भी मैं घबराता नहीं हूं, वो छोटी सी भी भूमिका हो लेकिन हो। ठीक। तो मेरा सवाल ये था कि अगर आप हमने जैसे बात की कि भारत का युवा आगे नहीं बढ़ पा रहा, सही डिसीजन नहीं ले पा रहा, इसलिए वो पीछे है और बहुत हद तक उसकी मेंटालिटी उसको पीछे करती है। तो अगर आप खुद 20 साल के होते और दोबारा अगर आपको अपना जीवन स्टार्ट करना हो तो आप ऐसे कौन से ऐसे काम करते कि आपकी खुद की लाइफ भी आगे बढ़ती, आपका परिवार आगे बढ़ता और आपके एक्शन से ये देश आगे बढ़ता? क्या क्या स्टेप लेते देखिए, हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी अपनी अपनी भूमिका है। हम सब मैं अक्सर बोलता हूं अपने भाषण में भी, वो आपको कहता हूं कि हम सब की भूमिका मैं देखता हूं जैसे क्रिकेट का मैच। कोई बॉलर होता है, कोई फील्डर होता है, कोई बाहर बैठा होता है पानी लेकर आता है, कोई विकेट कीपर है, थर्ड मैन है। सबकी अलग अलग भूमिका है, लेकिन टीम का जीतना महत्वपूर्ण है और ये टीम भारत है। सबकी अलग अलग भूमिका है। मैं किसान हूं तो मेरी भूमिका है, मैं एमएसएमई चलाने वाला हूं तो मेरी भूमिका है, मैं कोई हवाई जहाज उड़ाने वाला हूं तो मेरी भूमिका है, मैं इसरो का साइंटिस्ट हूं तो मेरी भूमिका है, मैं कोई कैपिटलिस्ट हूं जो देश में मिसाइल बना रहा है तो मेरी भूमिका है, मैं नदियों को जोड़ने वाला साइंटिस्ट हूं तो मेरी भूमिका है, मैं एजुकेशनिस्ट हूं तो मेरी भूमिका है, मैं रिसर्चर हूं तो मेरी भूमिका है, मैं सोशल इंजीनियरिंग कर रहा हूं तो वो भी मेरी एक भूमिका बनती है, मैं पॉलिटिशियन हूं तो वो भी मेरी भूमिका है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, वकील हूं, कुछ भी हूं, हम सब की एक भूमिका है। और उस भूमिका का सम्यक निर्वहन आपको अच्छा राष्ट्र का नागरिक बनाता है। आप अच्छा नागरिक बन जाएं, इससे बढ़िया और कोई बात नहीं है। राजनीति में मैं समझता हूं क्रिएटिव पॉलिटिक्स का जन्म मोदी जी के समय से हो गया है कि अब पॉलिटिशियन जो है वो ब्यूरोक्रेट से प्लान नहीं मांगते हैं कि आप हमको प्लान बना कर दीजिए भारत कैसा बनना चाहिए। अब हम बता रहे हैं कि भारत ऐसा हमको चाहिए। और ये अपनी राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है जो बहुत ही स्लो दिख रहा है। जो समझ रहे हैं इस परिवर्तन को वो समझ रहे हैं कि अब ड्राइविंग सीट में पॉलिटिशियन है और ब्यूरोक्रेट उसके अनुसार जीपीआरएस की रीडिंग बता रहा है कि अब इतनी दूर रह गया है, अब इतनी दूर चलना है, अब उतनी दूर चलना है। जिस तरह आप रेस होती है ना क्रॉस कंट्री गाड़ी की, तो एक बगल में नेविगेटर बैठा होता है ड्राइवर के। तो ड्राइविंग सीट में पॉलिटिशियन का होना इस देश में जरूरी था। ये दुखद बात रही है कि मोदी जी से पहले बहुत कम लोग ड्राइविंग सीट में बैठे हैं। 1-2 निर्णय की मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन पूरे 5 वर्ष ड्राइव करना, उस सत्ता को जो आपके अंदर विश्वास के साथ जनता ने दी है और उनके हित में काम करना, ये मोदी जी ने देश सहित पूरे विदेश को सिखा दिया है। और हमारे जैसे लोग इसी बात से मोदी जी से प्रभावित हैं कि क्रिएटिव पॉलिटिक्स जो एक तरीके से एक लगभग लुप्त प्रथा हो गई थी, उसको जीवित करके उन्होंने मुख्य धारा में ला दिया है। अब जनता ऐसे लोगों को चुनना बंद कर देगी जो क्रिएटिवली पॉलिटिकल नहीं होंगे, जो अपने डेमोग्राफी को समझकर वहां पर विकास की कोई कल्पना उनके अंदर नहीं होगी, कोई ब्लूप्रिंट उनके अंदर नहीं होगा। और साथ ही साथ देश में अब ऐसे मीडियोकर नेताओं को जनता साइडलाइन कर देगी जो उन्हीं की तरह सोचते हो। अब जनता चाहती है कि हमसे बेहतर सोच वाला व्यक्ति हमारा नेतृत्व करे, वही लीड भी कर सकता है। वो लीड करे, ना वो लीडर बने, ना कि वो हमारे ही बीच का एक हमारा जाति का, हमारे रंग का, हमारे जैसा, हमारे परिवार का व्यक्ति आगे निकलकर हमको लीड करे। तो दूरदर्शी ये बहुत बड़ी सोच है, उन लोगों को आगे भी नहीं बढ़ा पाएगा। और ये मोदी जी ने अपने त्याग से, अपने तपस्या से देश के अंदर किया है कि जो एक तरीके से पहले आप देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के नीचे जाने का कारण क्या है? धर्म का कट्टरता एक बहुत बड़ा कारण इसके अलावा है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि वहां पर कुछ परिवार पूरी की पूरी सत्ता देख रहे हैं। बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में लगभग 17 से 22 ऐसे परिवार हैं जिनके परिवारों में सत्ता रहती ही रहती है हमेशा। अगर सेना के पास नहीं है, मिलिट्री के पास ही ज्यादा, अगर सेना के पास नहीं है तो उनके पास रहती है।
बांग्लादेश में भी 2 ही पार्टियां थी, हाँ हाँ पारिवारिक हाँ पार्टियां थी। हाँ कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जब तक परिवारों के अंदर इस तरह से सत्ता रहेगी, भारत के अंदर भी 18-20 पार्टियां हैं जिनके अंदर सत्ता निहित है। मतलब अगर उनको आप चुन देंगे तो आपने बहुत अच्छा काम किया, उनको नहीं चुनेंगे तो वो आपने देश के साथ गद्दारी की, इस तरह की बात होती है। आप किसी भी राज्य को उठा लीजिए, एक परिवार और एक सत्ताधारी पार्टी, एक परिवार की पार्टी आपको दिखाई दे जाएगी। मेरे बताने का, नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। और इंडी गठबंधन खास के आप देखेंगे तो आपको पूरा दिख जाएगा। लेकिन जब भाजपा के अंदर यह बताने की किसी के पास सामर्थ्य ही नहीं है कि इसके बाद क्या, और ये चीज विश्व के लिए जो विश्व की वो ताकतें हैं जिनको इंटेलिजेंस की ताकत कहा जाता है, वो ताकतों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है कि हम किसको ग्रूम करें। कांग्रेस में पता है किसको ग्रूम करना है, किससे दोस्ती करनी है। उद्धव ठाकरे के यहां पता है, डीएमके में पता है, ममता जी के यहां पता है किसको ग्रूम करना है, आरजेडी में पता है, अकाली दल में पता है, उमर अब्दुल्ला के यहां पता है, पीडीपी में पता है, जितनी भी पार्टियां हैं, आप पार्टी में पता है, समाजवादी पार्टी में पता है, बहुजन में पता है कि किसको पकड़ना है और हमको शीर्ष की चोटी हाथ में आ जाएगी, किसको ब्लैकमेल करना है, किसको फंसाना है अपने तंत्र में। भाजपा के अंदर यह समस्या सारी विदेशी ताकतों को आ रही है कि हम कोई भी एक किसी लीडर को किसे ग्रूम करें, पता ही नहीं है कि किसको अंत में पार्टी आगे बढ़ा देगी। हाँ तो ये जो संशय का विषय है, ये संशय का विषय भारत के लिए एक सौभाग्यशाली विषय है कि विदेशी ताकतों के हाथ में नाचने वाला कोई भी नेता भाजपा कभी भी सत्ता में लेकर आएगी नहीं। हाँ, और ऐसा भी नहीं कि भाजपा किसी अननोन को, और इसी कारण से पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो भी पारिवारिक पार्टियों के लोग हैं वो विदेशी लोगों के रडार पर हैं। आज एक एग्जांपल लेते हैं, फतेहपुर में जैसे अन्नू जी अब जिलाध्यक्ष बने, तो लोग कह रहे हैं कि अचानक से इनका फेस आ गए, अचानक से। मैंने उनकी फोटो आपके साथ 10 साल पहले की देखी है, कब से लगे हुए हैं, और आज जाके वो बहुत समय से लगे हैं वो, और वो तो भाजपा में बाद में आए, उससे पहले एबीवीपी में लगे हुए हैं और बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है और बहुत समय उन्होंने संघर्ष किया है। पार्टी के अंदर कोई भी हो, हमारे जितने भी अध्यक्ष बनते हैं बहुत समय से काम करने के उपरांत ही उनको पहचान कर उनको बनाया मैंने जाता है। आपकी, अन्नू जी की और मुखलाल जी की, तीनों के साथ की 10 साल पुरानी फोटो देखी है, समझिए तब से नहीं, हम लोग साथ में काम किए हुए हैं हम लोगों ने, और सारे पुराने कार्यकर्ता हैं। पार्टी कभी भी देखिए, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा थाना चलाने का, डिस्ट्रिक्ट चलाने का, तब तक आप कैसे, पार्टी की बहुत सारी नीतियां हैं, उनको भी आपको समझना पड़ेगा। वो काम करने के उपरांत ही समझ में आता है। दीनदयाल जी उपाध्याय कौन है, श्याम प्रसाद मुखर्जी कौन है, उन्होंने क्या किया, आपका बैकग्राउंड क्या, अटल जी ने क्या किया, आपका बैकग्राउंड कैसा था पॉलिटिक्स आने से पहले? मैं छात्र राजनीति से आया। अच्छा, नहीं तो मतलब मैं इकोनॉमिकल बेसिस में जानना चाहता हूँ कि आप गरीब परिवार से आते हैं? मैं साधारण परिवार से आता हूँ। देखिए, ये कहना आजकल एक फैशन हो गया है कि हम बहुत गरीब परिवार से थे। रोटी और कपड़े की समस्या मुझे जीवन में नहीं रही, लेकिन ये जरूर था कि मुझे भी लगता था कि मैं इनकी तरह हो जाऊं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा। तो इसलिए मुझसे आगे बहुत इंस्पिरेशन थी आपकी। लेकिन इसको आप कभी गलत ना मानिए, क्योंकि हर व्यक्ति में एक एम्बिशन होती है, नंबर 1, और नंबर 2 उस कंपैरेटिव गरीबी, हर व्यक्ति गरीब है। अगर मैं कहूं मैं गरीब हूं तो आप कहेंगे आप क्या बात कर रहे हैं विधायक जी, आप तो गरीब नहीं हैं। लेकिन मुझसे आगे बहुत लोग हैं, तो मैं कह सकता हूं देखो उनके बराबर नहीं हूं, ठीक है ना। तो उसी तरह अंबानी भी कह सकते हैं कि मैं भी कंपैरेटिव गरीब हूं। तो ये जो गरीबी है ये सबके साथ है। सरकार का काम ये नहीं है कि हर उस गरीब की मदद करे जो कंपैरेटिव गरीब है। सरकार का काम है जो एब्सोल्यूट गरीब है, यानी कि जो गरीबी रेखा के नीचे है, जिसको खाने, पहनने, रहने, सोने, पढ़ाई इत्यादि की और आगे बढ़ने के अवसर कम उपलब्ध हैं, उनको अवसर देने की बात है, उनका वेलफेयर करने की बात है। तो हम भगवान की दुआ से उस कैटेगरी में नहीं रहे। पिताजी एयरफोर्स में रहे। अच्छा, ठीक है। तो वहां से जीवन की शुरुआत हुई। उनके साथ पूरा देश घूमने का मौका मिला, जहां जहां उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हुई। तो कुछ भाषाएं भी सीखी, कुछ लोगों से भी मिले। नहीं, मैं जालौन का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ कर्मक्षेत्र बनाने का मैंने निर्णय 2004 में ले लिया था।
2000 में लिया, फिर 2004 में यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी, यहाँ घर बनाने की सोची, यहाँ के लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। लेकिन मैं स्लो मूवर हूँ, मतलब कुछ राजनीति से कमाना नहीं था, ये तय था पहले नहीं से। ये ऐसा क्यों बात, मतलब मैं चलिए राजनीति के एक बात को छोड़ते हैं, एक आम इंसान को भी मैं भारतीय में देख रहा हूँ कि मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने इज्जत कमाई। पैसे कमाने को तो डिमीन क्यों किया जाता है? पैसा कमाना राजनीति का उद्देश्य हो नहीं सकता। हो नहीं सकता है। हाँ। मैं एक तो जनरल लोगों की बात कर वैसे रहा हूँ। पैसा कमाइए, हाँ तो राजनीति में आने की क्या जरूरत है? ठीक है। राजनीति में आने का मतलब है आपके अंदर एटलीस्ट 80% सेवा भाव होना चाहिए, और फिर एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप बन जाएंगे, कुछ विधायक बन जाएंगे, सभासद बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, तो करेंगे क्या? तो ये दोनों चीजें मैंने डिसाइड कर ली थी कि हमको जब राजनीति करनी है तो राजनीति से कुछ भी नहीं कमाना है, और कमाने का मतलब ये ख्याति और ये सब तो स्वयं आता है। हाँ, आप काम करो, लेकिन जो धन की बात है उससे कुछ नहीं कमाना है। अच्छा। और ये चीज मैंने, भगवान का आशीर्वाद है कि इसको मैंने फॉलो किया है, कंटिन्यू किया है, और बहुत सारे प्रलोभनों के बावजूद फॉलो किया है। लॉट्स ऑफ यंग पीपल वांट टू बिकम अ मिलियनेयर, और माय नेता जैसे बनना चाहिए। हाँ, माय नेता मिलियनेयर बनना बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ मिलियनेयर छोड़ो, बिलियनेयर बनो। अब मिलियनेयर तो आप हो ही हो, जिसके पास मिलियन माने क्या, 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपए, किसी का घर देख लो 10 लाख रुपए से ज्यादा का है, तो 10 लाख तो आप पा चुके हो, आप मिलियनेयर हो गए। $1 मिलियन मतलब 7 से 8 करोड़ रुपए। 7 से 8 करोड़ रुपए, मतलब मैं इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ, आप डॉलर्स की बात कर रहे हैं। तो डॉलर्स की अगर आप बात करें 7 से 8 करोड़ रुपए की, तो क्यों नहीं, हर एक को कमाना चाहिए, और अपने पैर पे खड़े होकर अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने का लक्ष्य हर बच्चे का, हर युवा का होना ही चाहिए। और यदि वो दे रहा है तो उससे अच्छा काम भारत के अंदर कोई कर नहीं रहा है, ये मैं मानता हूँ। देश के अंदर नहीं सिर्फ अपने परिवार को ग्रो कर रहा है, वो देश की भी टैक्स कर रहा है। अगर वो टैक्स दे रहा है देश को, 12-12.5 लाख के ऊपर टैक्स लग जाता है। अगर 12.5 लाख के ऊपर की उसकी कमाई है, तो न सिर्फ अपने परिवार को देख रहा है, 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी देश के लिए दे रहा है वो, प्लस एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है। वो उसका उस ऐसे हर युवा को मैं सलाम करता हूँ, ऐसे हर युवा को। मैं तो हर एक को ये कहता हूं, और मेरी शुभाशीष लोगों के लिए, युवाओं के लिए हमेशा ये रहती है कि भगवान करे तुम टैक्स पेयर बनो। मैं ये नहीं कहता तुम्हें लंबी उम्र हो, तुम्हारा भगवान भला करे, तुम मेहनत करो और इस देश का टैक्स पेयर। बहुत बड़ी बात कही है आपने कि आप सरकार से मांगने वाला नहीं बन रहे हो, आप टैक्स पेयर बन रहे हो। बिल्कुल। आप इस भारत के ग्रोथ का हिस्सा बन रहे हो। बिल्कुल। आप जीवन में कह तो सको कि इस भारत के आगे बढ़ने में मेरा भी एक चींटी जितना योगदान तो है। बिल्कुल। तो ये परिस्थिति देश के युवाओं को समझनी होगी कि हम 2 तरीके से आप जीवन जी सकते हैं। एक तरीका है जीवन भर कतार में खड़े होने का। आज फ्री में राशन मिल रहा है, आज फ्री में कुछ सरकार पैसे दे रही है, आज फ्री में ये मिल रहा है, आज फ्री में वो मिल रहा है, और आप कतार में खड़े रहिए। कभी कतार में आगे हो जाएंगे, कभी कतार में पीछे हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे हमेशा कतार में। जब आप लीडरशिप आपके अंदर आएगी, लीडरशिप का मतलब किसी भी फील्ड के लीडर बनने की जब आप सोच लेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक लीडर बनने की हो, चाहे खेल में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे घर के अंदर हो कि मैं घर का सारा खर्च उठाऊंगा, जिस दिन ये भावना आपके अंदर आ जाएगी, उस दिन आप काम करना शुरू कर देंगे, और वह पहला दिन होगा आपके जीवन का कि आप जो है एक अच्छे नागरिक के तौर पर अपने आप को प्रस्फुटित करेंगे। क्योंकि ये अधिकतर लोगों की भावना है कि सरकार की योजना है लेकिन हमको नहीं मिल रही है साहब। मोदी जी ने एक योजना लाई, मोदी जी ने एक योजना के विषय में कहा कि जिस को लगता हो कि हम इतनी कमाई कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर है उसकी सब्सिडी हम छोड़ सकते हैं, मैंने अगले ही दिन छोड़ दी। लेकिन तब तक हम लोगों को पता ही नहीं था कि हम सब्सिडी ले रहे हैं गैस सिलेंडर के ऊपर। तो देश में ये और भी प्रधानमंत्री कर सकते थे, और करोड़ों लोगों ने छोड़ी। एक आदमी ने नहीं छोड़ी, करोड़ों लोगों ने छोड़ी। तो ये जो गरीब के लिए सब्सिडी का स्ट्रक्चर देश में बना हुआ है, ये जो टैक्स पेयर है वो क्यों ले?
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो किसान सम्मान निधि जाती है, इस किसान सम्मान निधि में सबसे ज्यादा जो किसान सम्मान निधि गई वो पंजाब और महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लोग ऐसे मिले जो स्वयं टैक्स पेयर हैं और किसान सम्मान निधि जा रही है। क्या जरूरत है उनको किसान सम्मान निधि देने की? तो मेरा ये सोच है कि जिस दिन हमने ये सोच लिया युवा ने, मिलियनेयर बिलियनेयर बनना है, मिलियनेयर बिलियनेयर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इतना सोचिए कि मुझे सरकार की दी हुई गरीबों के लिए बनाई हुई योजना की एक भी वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं लूंगा जिस दिन, उस दिन मैं समझूंगा कि मैंने अपने जीवन में कुछ काम किया। बहुत बढ़िया। वेलफेयर स्कीम्स गरीबों के लिए हैं। गरीबों के अगर आपके हाथ पैर भगवान ने दिए हैं, मस्तिष्क दिया है जो अपना अच्छा बुरा सोच सकता है, जो नीरछीर कर सकता है, तो निश्चित तौर पर उस बबल से बाहर निकलिए जो इतिहास ने एक बेड़ी की तौर पर हम सब की पैरों में डाल रखा है कि हम सब बस यही सोचेंगे कि नौकरी कैसे मिलेगी, नौकरी कैसे मिलेगी, सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी। पीएचडी पढ़े हुए लोग चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ये पीएचडी पढ़े हुए नहीं होंगे, ये पैसे देकर पीएचडी का डिग्री लेकर आए होंगे। ये एक समाजवादी पार्टी जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी 2017 तक, तो स्कूलों और कॉलेजों में जब एग्जाम हुआ करते थे तो नकल की बोली लगा करती थी। एक नकल माफिया था उत्तर प्रदेश के अंदर। कॉलेज और डिग्री कॉलेज के लोग ठेका लिया करते थे कि हम आपके बच्चे को पास करा देंगे, 15,000 रुपए कॉपी उसके रेट होते थे कि यदि आपको अपने पुर्जी उर्जी से नकल करनी है तो उसका ये रेट है, 2,500-3,000 का रेट है। अगर आपको मतलब वो किताब रखकर पूरी नकल करनी है तो उसका ये रेट है। अलग कमरे में बैठ के कॉपी लिखनी है उसका ये रेट है, और किसी दूसरे से कॉपी लिखवानी है तो उसका अलग रेट है। और परसेंटेज के ऊपर भी पैसा लगा नकल माफिया लिया करता था कि इतना परसेंट आपको चाहिए, 90% के ऊपर चाहिए तो इतना पैसा लगेगा, 80, 70, 60, इस तरह से। क्या व्यवस्था थी। हमारे यहाँ की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि हमारे यहाँ का जो 12वीं पास और ग्रेजुएट स्टूडेंट है उसकी जो मानसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो 8वीं और 10वीं 9वीं के बराबर है। तो कैसे आपको नौकरी मिलेगी, कैसे आप कॉम्पिटिटिव बनोगे? यही से देखना पड़ेगा पीएचडी वाला। तो ये देश की सरकारों ने कभी सोचा नहीं। मुलायम सिंह जी कहा करते थे कि मैं तो नकल को ठीक मानता हूं। नकल नौकरी लेने के लिए सर्टिफिकेट चाहने की बात थोड़ी है। अच्छा, ये तो पूरी एक जनरेशन को आप खराब करने की बात कर रहे हैं। ये पूरा जनरेशन अगर नकल के ऊपर नौकरियां मिलने लगी, पैसे देके नौकरियां मिलने लगी, ये मेरी जाति का है इसलिए इसको नौकरी दे दो, ये होने लगा, तो इस देश में कॉम्पिटिटिवनेस की भाषा ही समाप्त हो जाएगी। सही बात है। क्यों हम compete करेंगे एक दूसरे से? क्यों हम सोचेंगे कि हमें कुछ इससे बेहतर करना है? सही बात है। हर चीज का सहारा आप दे रहे हो, तो अनाज भी आप दे रहे हो, चीटिंग भी आप ही करवा दे रहे हो। तो ये जो विषय है ये गंभीर विषय है देश के, और इन पर हम लोग गंभीरता से चिंतन भी करते हैं। और भाजपा ने, मेरा सौभाग्य है कि इन हर विषय को बहुत गंभीरता से लिया है और एक दूरदृष्टि के साथ में काम की शुरुआत की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम पूरा हो गया है, काम की शुरुआत की है। ठीक है, लेकिन इसमें समय लगेगा। ठीक है, और हम काम करेंगे। आपने जैसे सपा की बात की है, तो ऐसे आप बीजेपी के भी लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र में जैसे अभी मुसलमानों के ऊपर जो लोग अत्याचार कर रहे हैं, अब नेक्स्ट नंबर अब हिंदुओं में ही दलित का है। देखिए, मुस्लिमों के जस्ट बाद दलित का नंबर है। देखिए, मेरी हिंदू राष्ट्र में उनका तो कोई प्लेस ही नहीं है। दो चीज में क्यों नहीं है? हिंदू ही है दलित सारे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बौद्ध हैं, अगर आप जैन हैं, अगर आप सिख हैं, तो भी आप हिंदू हैं, क्योंकि ये हिंदू धर्म से निकले हुए पंथ हैं। आप वहां जब ज्यादा गहराई से पढ़ाई करेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा। मैंने इस पर अध्ययन किया है। दूसरी बात कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है, ये तो हिंदू राष्ट्र 1947 से है ही। चलिए हिंदू राष्ट्र हटा देते हैं, सनातन धर्म ले आते हैं। सनातन ले आइए, हिंदू राष्ट्र ले आइए, जो आप कहना हो कह लीजिए, लेकिन ये 1947 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बांग्लादेश के बनने के बाद, पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट के बनने के बाद
ये भारत जो है ये हिंदू राष्ट्र ही है, ये बना ही इसलिए था। बाद में इसीलिए 74 के आसपास इंदिरा गांधी ने सेक्युलर वर्ड इसके अंदर डाला, वरना 47 से 74 तक तो ये हिंदू राष्ट्र ही था। हिंदू राष्ट्र क्या है? तो इसमें दलित नहीं, का हिंदू क्या राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र है कि सबको बराबर के अधिकार हो, वही संविधान दे रहा है। दलितों के लिए अंबेडकर जी के कहने पर और बहुत सारी संस्थाओं के कहने पर 47 में रिजर्वेशन हुआ। हाँ। ये जो 47 में रिजर्वेशन हुआ, क्या एक भी ईंटा पत्थर चला इस देश के अंदर? बताइए मुझे। नहीं, देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ये किताबों में है, ठीक है, लेकिन जहां पर भी सामाजिक ये क्या नाम है, इक्वालिटी की बात आती है, तो आज भी लोग भेदभाव करते हैं। कैसे? देखिए, जो भेदभाव करते हैं वो गलत है, पहली चीज। भेदभाव करते करते आज परिस्थितियां ये हैं कि पढ़े लिखे जो युवा हैं, युवतियां हैं, वो इस बात को बिल्कुल एडमेंट हैं, अपने परिवारों से झगड़ा कर रहे हैं कि हमें यहाँ शादी करनी है तो करनी है। ठीक है, ना वहां दलित का चल रहा है, ना वहां पर फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये कुछ नहीं चल रहा है। ये सिर्फ अशिक्षित लोग, राजनीतिक लोग, जिन्हें इन बातों के फैलने से लाभ होने की संभावना है, वो लोग फैला रहे हैं। एक स्कूल जाता हुआ बच्चा जो स्कूल जा रहा है, उसको इतना प्रभावित करता है कि तुम छोटी जात से हो, तुम इस कास्ट के हो, तुम्हारे नाम के आगे ये क्या है, कुछ लगा नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, उसमें पॉलिटिकल एंगल तो आ नहीं रहा है भाई। मुझे ये बताइए, उसको अपना नाम जानबूझ के सिंह लगाना पड़ रहा है। नहीं, कोई सिंह सारे आपको कैसे पता कि आप मुझे ये बताइए कि आपने सिंह से कौन सी जाति को जोड़ रखा है? भाई ठाकुर को आपने जोड़ा है ना। ठाकुर को कैसे छतरी से जोड़ दिया आपने? ये मुझे बताइए, कभी अध्ययन करिए इस बात पे। क्षत्रिय, ठाकुर, सिंह, ये सिंह रामचंद्र जी के आगे सिंह लगा है? नहीं। फिर क्षत्रिय कुल से मानते हैं उनको? मानते हैं ना लोग, क्षत्रिय मानते हैं ना। तो ये बहुत लेट आकर सिंह लगाया गया है, इसलिए कह रहा हूं। और दलितों के लिए जो सम्मान भारत के अंदर रहा है, भारत की 1885 से लेके 1920-25 के बीच में अध्ययन हुए हैं भारत के अंदर, जिनमें किताबें लिखी गई हैं। उन किताबों का अध्ययन करिए। कोई स्कूल मद्रास रेजिडेंसी में, बिहार रेजिडेंसी के अंदर ऐसा नहीं मिला है, कोलकाता रेजिडेंसी में, जिसके अंदर दलितों की संख्या, दलित समाज, देखिए दलित शब्द दिया है किसने? दलित शब्द दिया है अम्बेडकर जी ने। इन्हीं को, इसी समाज को गांधी जी ने हरिजन दिया है। इसी समाज को विलियम राइली ने शेड्यूल कास्ट कहा है, जिसको आज आप रिजर्वेशन में प्रयोग करते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट। इसी समाज को लेकर किताबें लिखी गई, और उन किताबों में स्पष्ट तौर पर आंकड़ों के साथ और सरकारी आंकड़ों के साथ, जहां 40% दलित पढ़ रहे होते हैं, उन स्कूलों की ये व्यवस्था है। मतलब उसमें 20% ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य पढ़ा करते थे। ये परिस्थिति शिक्षा की रही है। अगर ये न रही होती तो अंबेडकर जी इतने बड़े न बन गए होते। आप मेरी बात को नहीं समझ पाए। मैं ये कह रहा हूँ, जो एक छोटा बच्चा है वो ना ही पॉलिटिक्स को जानता है, जैसे आपने कहा था कि कुछ लोग ऐसे जिनको पॉलिटिकल एंगल अपना सही करना है, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन एक जो बच्चा है जो प्रताड़ित सच में हो रहा है, क्योंकि जो बच्चे आसपास के भी बच्चे रहते हैं, उनके अंदर कोई फिल्टर नहीं होता है। एक बड़ा इंसान जब बड़ा हो जाता है, समाज में जाता है, उसके अंदर फिल्टर आ जाता है कि इसको इस नाम से इसको नहीं कहना है। गलत देखिए, आप अपब्रिंगिंग कहाँ है, कैसी है, इस पर सोच। आप लोगों को मैं एक चीज को इनवाइट करना चाहता हूँ, आपकी सोच को इनवाइट करना चाहता हूँ, एक दरवाजा खोलना चाहता हूँ आपके लिए। वो दरवाजा ये है कि पहले तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, कोई दलित है। संविधान ने 1947 में कह दिया कि सब बराबर है। फिर अब ये सोच आप लोगों की है तो ये आपके माँ बाप की सोच है, ये आपकी नहीं है। आप जिस परिवार में पैदा हुए हैं, आप जिस मोहल्ले में पैदा हुए हैं, उस मोहल्ले का जो सोशल कैपिटल है, वो आपको ये दे रहा है। मैं उसी चीज की तो बात नहीं तो उससे तो लड़ना आपको है ना। जब संविधान कह रहा है कि आप बराबर हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम बराबर नहीं हैं? आप संविधान से ऊपर हैं क्या? नहीं, लोग फील करा देते हैं। फील करना, और इसीलिए तो मैं कहता हूँ युवाओं की भूमिका है देश के अंदर। इस देश को 60 और 70 वर्ष के जो लोग हो चुके हैं वो नहीं बदलेंगे। इस देश का युवा बदलेगा। और आप कैसा भारत चाहते हैं, ये आपके 60 सालों को प्रभावित करेगा, ये उनके 20 सालों को भी प्रभावित नहीं करेगा। और आप उस तरह का भारत बनाइए ना जैसा आप 60 साल के लिए चाहते हैं। आपका जीवन है अगले 70 साल।
आप अपने मित्रों को खोना चाहते हैं क्या दलित और फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बीच में? नहीं नहीं, उनके आप बीच में नहीं तो खोना उनके चाहते बीच में तो हैं। अच्छा खासा उनके भाईचारा है। हाँ। आप अपने अपने व्यापार में ये सोचकर किसी को नौकरी देना चाहते हैं क्या कि ये दलित है कि नहीं फॉरवर्ड है कि नहीं, बैकवर्ड? बिल्कुल नहीं। जो आप नहीं करना चाहते हैं वो दूसरों पर इम्पोज करिए। क्यों? क्योंकि आप जो नहीं करना चाहते हैं वही संविधान भी नहीं करना चाहता, और संविधान सर्वोपरि है। संविधान इस देश की सामूहिक सोच का बिंब है। और उसने किसी ये के साथ पूरा देश क्या सोच रहा और था उस हाँ। वक्त या क्या सोच रहा है अब, यह संविधान कहता है। हमारी जितनी भी किताबें लिखी गई हैं ये सब पूर्वकालिक किताबें हैं, उस वक्त के समाज का बिंब है। आज के समाज की जो मूर्ति है वह संविधान है। संविधान की देवी का पूजन करिए, संविधान में बेटर करने की सोचिए कि मानवता के मापदंड पर कहां कहां संविधान फेल हो रहा है, उसको ठीक करने की तो जरूरत है। लेकिन संविधान पर हम फिर वापस दलित, बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात करेंगे तो ना तो किसी को फॉरवर्ड हम तमगा दे सकते हैं और ना किसी को बैकवर्ड और दलित का हम तमगा दे सकते हैं। देश के अंदर एक भी ऐसी किताब नहीं है 1000 पूर्व पहले की जिसने जातियों का वर्णन किया हो कि ये जाति फॉरवर्ड है, ये जाति बैकवर्ड है। आपने एक क्या नाम है शो अरेंज किया था जिसमें सारे क्रिएटर्स को आपने इनवाइट किया है। उसमें से बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं। लगा? सोचिए सोचिए, हमें क्या दिक्कत है? सोचिए एज ए क्रिएटर उनको देखिए, एज ए क्रिएटर एक बात सुनिए, अपने नाम को वो बताना नहीं पा रहे हैं। एक बात सोचिए, ये उनकी समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं है। कैसे? क्योंकि वो नहीं दिखा रहे हैं, उनके मन में कोई ग्रंथि है। हाँ। हमारी समस्या नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम अपना सही नाम बता देंगे, अपनी सही पहचान बताएंगे तो जो लोग हमसे मिल रहे हैं वो थोड़ा सा देखिए वो उनकी सोच है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, उन्होंने मुझे बताया है। ये देखिए ये उनकी सोच हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक व्यवस्था में अब ये सब बंधन खत्म हो चुके हैं। हम लोग साथ बैठकर भोज करते हैं, साथ बैठकर राजनीति करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अगर ये सोच कहीं है और कुछ मोहल्लों की सोच है या कुछ आबादियों की सोच है तो ये बदलनी चाहिए। और ये बदलने के लिए मैं तो आपको मैं बताता हूँ, हर 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी से जुड़े हुए दिन है, मैं समरसता भोज करता हूँ। हमारी पार्टी ने करना शुरू किया, उसके बहुत पहले से मैं करता हूँ। और वो सिर्फ इसलिए करता हूँ कि भोजन भी दलित समाज का व्यक्ति बनाएगा, भोजन कराएगा भी वही और साथ में करेगा भी वही। क्यों? क्योंकि ये एक पाषाण युगीन सोच है। हम अब कबीलों में नहीं रहते हैं, अब हम गुफाओं और कंदराओं में नहीं रहते हैं। हमारी सोच कहाँ, एक तरफ हम एआई की बात कर रहे हैं, एआई कभी सोचता है कौन दलित है कौन हम हमारी सोच में क्यों नहीं परिवर्तन ला रहे हैं? और ये परिवर्तन आ रहा है और मुझे गर्व है इस बात का कि वो चाहे रामचंद्र जी हों, वो चाहे कृष्ण जी हों, वो चाहे महावीर जी हों, वो चाहे भगवान बुद्ध हों, वो चाहे अंबेडकर जी को विदेश भेजने वाले राजा साहब बड़ौदा हों, ये सब ने समाज को बदलने का बीड़ा उठाया था। मैं उसी परंपरा का संभाग हूँ। अभी कुछ दिन पहले फतेहपुर जिला अध्यक्ष अनुज श्रीवास्तव जी हमारे यहाँ पे आए थे। वो जिस गली पे रहते हैं, क्या ये सच बात नहीं कि आज भी लोग उसको भंगियाना कहते हैं? क्या कहते हैं? भंगियाना। जाति सूचक। देखिए जाति सूचक, अब भंगी में गलत क्या है? मैं तो ये कह रहा हूँ आपको, ये कार्य है। देखिए आपने जाति को लोहार मान लीजिए आप तो लोहार कार्य है, जाति थोड़ी है। तो उसको तो गाली के जैसे प्रयोग किया जाता है। क्यों गाली के लिए प्रयोग? आप गाली मानते क्यों हैं? किसी एक शब्द को गाली का प्रयोग किया जा रहा है, फिर आप कह रहे हैं उसको सम्मान पूर्वक। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर किसी को किसी को बुरा लग रहा है, मान लीजिए किसी को दलित कहने में, दलित में मान लीजिए कोई कहता है कि आप चमार शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आज तो रावण तो खुल के कहते हैं मैं चमार हूँ, वो होर्डिंग लगते हैं, पोस्टर लगते हैं। तो इसमें बुराई क्या बात है? और जो भी आपकी जाति है उसमें आपको गर्व फील करना चाहिए। हर जाति, देश की कोई ऐसी जाति नहीं है जिसमें राजा महाराजा ना हुए हों। एक जाति कोई नहीं मुझे बता सकता। एक मैं स्टोरी शेयर करना, अगर आप मुझे परमिशन दें। मैं माफी मांगना चाहूंगा अगर इस चीज की किसी को भी बुरा लगे। मैं 5 से 8 साल पहले ही पुरानी की बात है, मैं स्कूल पे था, तो मेरी एक क्लासमेट थी, उसका नाम था XYZ। तो वो छोटी बात कर रही थी। मैं शुरू से एक एम्बिशियस लड़का था, कुछ बड़ा करना चाहता था। मुझे छोटी बात कोई अगर करता है कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता है या मेरे से नहीं हो सकता, तो मैं उसको समझाने लगता हूँ, क्या फालतू की बातें करने लगता हूँ। तो वो मेरे काफ़ी करीब थी वो लड़की, तो मैंने उसको ऐसा बोल दिया कि क्या चमारो जैसी बातें बोल रही हो।
कुछ बड़ा सोचो, क्या छोटी-छोटी बातें। अब मुझे नहीं पता था उसको वो चमार है कि वो क्या है, मैं उसे एज़ अ क्लासमेट जानता था और वो मेरे सामने भिपक-भिपक कर रोने लग गई कि चमार होने में क्या प्रॉब्लम है? अब इसकी आपकी 2 गलतियां हैं। ये मैं आपको इस स्टोरी हाँ, से जो हुँ, एसेंस निकलता है हुँ, वो 2 हैं। एक, आप चमार को हेय मानते हैं। हुँ। नहीं, ये तो मैं छोटा था उस समय, मैंने भी कहीं आप सुना, मैं बात मैंने कर भी रहा कहीं हूँ, नहीं, सुना उस चीज़ मैं को। इसी बात को, चूंकि हम लोग एक हाँ, पॉडकास्ट में बैठे हैं तो हाँ, लोगों तक क्लियर मैसेज जाना हाँ, चाहिए हाँ, कि आप छोटे थे, हाँ। आपके मन में ये भाव मैंने भी था कहीं सुना कि उस चीज़ को। चमार जो है हाँ, वो हेय होता है, हुँ, इसलिए तुमने उस लड़की को कहा, आपने उस लड़की को कहा कि तुम क्या चमार जैसी बात कर रहे हो, हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन चमार हेय होते नहीं है। चमारों ने राजा भी बने हैं, चमारों ने राज भी किया है, चमर राजा भी हुए हैं, और कोई युद्ध देश का ऐसा नहीं हुआ है हुँ, जिसमें, जिसे आप शूद्र समाज के ब्रैकेट में लेकर चलते हैं, मैं तो नहीं लेकर चलता हूं, हुँ, लेकिन जिसमें गरीब हुँ। और गैर जिनको किसानी, जिनके हाँ, पास जमीन नहीं थी लोगों के, मौका नहीं मिला बहुत जो सालों से। अन्य हाँ, काम करके हुँ, जीविकोपार्जन करते थे, हुँ, उन लोगों के बिना कोई हुँ, युद्ध हम लोगों ने आज तक जीता नहीं है। हुँ। तो कोई सेना अकेले क्षत्रियों की नहीं होती थी। उनके लिए बहुत बड़ा कुछ योगदान भी तो नहीं हुआ है सरकार की तरफ से या किसी ये रिजर्वेशन और क्या है? रिजर्वेशन तो चलिए ठीक है, आपने एक जगह नहीं उठा तो दिया। एक जगह ठीक है, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, इसका प्रयोग बहुत होना बहुत चाहिए बहुत बड़ी बात है। और बट इससे आगे बढ़ने की संभावना बननी चाहिए। राजनीति में भी ये प्रयोग हुआ ऐसे है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास वीडियोस पड़े होंगे, मैंने सेव करके रखे हैं कि आज भी कोई ना ही उनको कोई इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, आज भी एक जिंदा इंसान पूरे पूरे नाली के अंदर घुस रहा है सफाई करने के लिए, ड्रेनेज सही वो करने के लिए। गलत है, ये हैं? मना कर दिया गया है। लेकिन अभी है क्या कि हम्म, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पुरातन चल रही हैं। हम्म, मशीनों से हाँ, ये सब करने की व्यवस्था है। आपको पता हाँ, है, सर पे मैला ढोने की प्रक्रिया को अब गैर कानूनी बना दिया गया है। अच्छा, आप सर पे, हाँ, जो गांवों में पहले हाँ, गंदगी ढोया करते थे, हम्म, घरों घरों की हम्म, लोग, जो मैंने देखी है अपने आंख से, हम्म, वो अब बैन हो चुकी है। हम्म, सरकार अपनी तरफ से हर कानून बना चुकी है, लेकिन अब मान इम्प्लीमेंटेशन। लीजिए किसी नगर पालिका में हाँ, मशीन नहीं है किसी सीवर लाइन के अंदर हम्म, घुसकर काम करने की, हम्म, तो इसको आप चमार या दलित या कोई अन्य वाल्मीकि या सोनकर उसके अंदर घुसकर साफ कर रहा है, इस तरह मत देखिए। हम्म, आप उसको इस तरह देखिए कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, और अगर वो ना घुसे, ये आइडियल सिचुएशन है। लेकिन अगर वो घुस रहा है तो उसको उस दिन का कोई ना कोई पैसा मिल रहा होगा। और धन आप कहीं से भी कमाइए, चाहे वो पकौड़ी बना के कमाइए और चाहे वो बड़े व्यापारी बनकर कमाइए, अगर आप धन कमाने के उपरांत कहीं से भिक्षा नहीं मांग रहे हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, तो आपसे बड़ा नागरिक होने का कर्तव्य कोई नहीं निभा रहा है। ये मेरा मानना मैंने है। उस चीज को इसलिए हाईलाइट किया कि अभी शायद हमारे 5 नहीं साल नहीं, पहले ये एक कर्म न्यूज की भी तरह आई थी। देखिए, ये कर्म हाँ, की तरह देखिए। बिंदेश्वर पाठक ने सुलभ शौचालय बनाए, 2.5 लाख लोग सुलभ शौचालय में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पाए हुए हैं। उनको यूएन के अंदर सीट मिलती है बैठने के लिए, और सैनिटेशन के ऊपर वो एक्सपर्ट हैं वर्ल्ड के। क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, इस चीज को आप मैला होगा तो मैला साफ करने वाले होंगे, चाहे वो मशीन से करें चाहे वो हाथ से करें। आप उसे एम्प्लॉयमेंट की तरह से देखिए, एटलीस्ट सुविधा तो देनी आप चाहिए उसे ना। एम्प्लॉयमेंट की तरह से देखिए। आप उसको, ये तो लड़ाई लड़ सकते हैं कि हाथ से नहीं करना है साहब, इसके लिए मशीन होनी हाँ, चाहिए, हाँ, 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 लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो ये कर रहा है इसलिए वो शूद्र है इसलिए उसको हाँ, कराया ये गया। हीन भावना। करेक्ट। हीन भावना कार्य क्षेत्र में हम्म, किसी में भी होनी नहीं चाहिए। होनी नहीं चाहिए। जब आप देश में काम करते ये हैं, इंडियंस की, आपको लगता है ना इंडियंस की प्रॉब्लम ही ये रही है। देखिए भाई प्रॉब्लम ब्रोकर है को दलाल कह देते देखिए, हैं, मतलब कोई भी एक काम करते तो हैं दलाल के बिना हम्म। विश्व में कोई काम हो रहा हो तो बता दीजिए। इस चीज को विश्व में हर काम को हीन भावना से देखना है इंडियंस। देखिए, दलाल शब्द जो है वो मुगलों का पोस्ट मुगल शब्द है, उर्दू का शब्द है। ये जो रेड लाइट एरियाज होते थे वहां के लोगों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता था। बाद में इस शब्द को धीरे धीरे हर चीज में लगा दिया गया, जैसे होता है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि विदेशों में बोलते हैं इसको, इसी के लिए शब्द है लाइजन ऑफिसर। हर कंपनी रखती है लाइजन ऑफिसर। लाइजन ही सब जगह जाकर चीजें निगोशिएट करता है, बिठाता है, बात करता है, चीजों को आगे स्मूथली कैसे ले जाना है वो काम करता है। कहने का मतलब यह है कि हमको शब्दों के सब मतलब पर, समाज के इतिहास पर और अब के वर्तमान साहित्य के साथ उसको जोड़कर देखते हुए ऐसे ऐसे ब्रिजेस का निर्माण युवाओं को करना पड़ेगा
जो समाज के भेद पर पर्दा डालें, पर्दा नहीं, मिट्टी डालें, वो हमेशा के लिए दफन हो जाएं जहां जहां भेद है, और जहां पर समाज की एकता स्थापित करने की बात हो भारत की, वहां ब्रिज बनाए, और वो ब्रिज अपने ताकत से उस ब्रिज को हमेशा जिंदा रखें। ये नहीं कि वो ब्रिज टूट जाए थोड़े दिन बाद। तो ये मुझे लगता है भारतीय युवाओं के लिए एक चैलेंज है। भारतीय इतिहासकारों ने विदेशियों के संपर्क में आने के बाद देश के इतिहास को इस तरह से तोड़ा और मरोड़ा है कि हम सब के लिए एक चैलेंज है आज उस इतिहास को ठीक करना, उस इतिहास के लेखन के द्वारा जो हमारे बीच में खाइयां पड़ी हैं उनको ठीक करना, उनको पाटना, और दिलों के बीच में जो खामियां पड़ी हैं उनको पाटना। तो ये सब हमारे लिए चैलेंजेस हैं। पॉडकास्ट के अब लास्ट हम लोग सेगमेंट में आ गए हैं, जिसमें मैं आपसे बहुत सारी एडवाइसेस चाहता हूं आने वाले यूथ के लिए। तो सबसे पहले इस चीज़ से शुरुआत करते हैं कि माई नेता जैसे ऐप में आपकी कुल संपत्ति दिखाई गई है 9 करोड़ से ज़्यादा। जिस मिलेनियर की हम लोग बात कर रहे थे, यू योरसेल्फ इज अ मिलेनियर। तो एक युवा है, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं एडवाइस ये देना चाहूंगा कि मेहनत करिए, शॉर्ट गेन के चक्कर में मत पड़िए, शॉर्ट कट के चक्कर में मत पड़िए। जीवन में सफलताएं मिलती हैं, कभी कभी समय ज्यादा लगता है, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि आप सही राह पर चल रहे हैं तो राह से डिगना नहीं है, राह के आने वाली समस्याओं से डरना नहीं है, उनको झेलना है, और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। लॉन्ग टर्म सोच के साथ काम करना। युवा के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता ना, वो क्या नाम है, हर्षद मेहता जैसे युवा और उसको लगता है ट्रेडिंग करेंगे और कुछ करोड़पति बन जाएंगे। हाँ, तो फिर हर्षद मेहता जेल भी जाते हैं, तो वो भी झेलना पड़ेगा। ऐप बना रहे हैं लोग, विदेशों में बैठकर पैसे कमा रहे हैं लोग। अभी कोडीन सिरप का देख रहे हैं, आपकी सिरप को बेच के नशा करा रहे हैं लोग। तो ये शॉर्टकट्स हैं, और ये शॉर्टकट्स जो अपनाएगा, कानून उसके साथ में कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर खड़ा दिखाई देगा। तो आप इसी से कंफर्टेबल है? हम लोग पैसे की बातें कर रहे हैं, इसी से बिल्कुल कंफर्टेबल। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि नहीं, पॉलिटिक्स से पैसा कमाना है सही रास्ता नहीं है, मैं इसको मानता भी नहीं हूँ, अभी आपने कहा। तो आपने कैसे अपने वेल्थ जनरेट की? देखिए, मैंने जो वेल्थ जनरेट की वो मैंने रियल एस्टेट से चालू किया, बहुत बढ़िया। और धीरे धीरे एक जमीन खरीदी, दूसरी खरीदी, तीसरी दूसरी बेची, सबसे बड़ा चैलेंज तो फर्स्ट जमीन का होता है। हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज फर्स्ट का होता है। पहला जमीन कैसे खरीदें? तो उसके लिए हमने जो मेहनत करनी थी, जो अपनी मेहनत का पैसा लिया, जहाँ जहाँ जब भी मेहनत की। एज अ ब्रोकर आपने चालू किया? ब्रोकर नहीं चालू किया, जहाँ भी जैसे शुरुआत हुई तो कंसल्टेंसी के माध्यम से हुई। किसी के साथ मैंने कंसल्टेंसी शुरू किया दिल्ली में, वहां से जो पैसा आया, जो पैसा पहला पैसा कलेक्ट हुआ, उससे जमीन लिया। वो जमीन मेरी खुशकिस्मती थी कि जब भी मैंने जमीनों का व्यापार किया तो उन जमीनों में मुझे लाभ हुआ, और शायद वो पीरियड भी ऐसा था 1990 से लेके 2010 तक का, जिसमें जमीनों के रेट्स बहुत बढ़े। अच्छा। और उसके कारण मुझे जमीनों में मतलब 2-4-5% नहीं, मतलब करीब 100-200-500% का लाभ हुआ, और वो मेरा सौभाग्य था कि मैंने जहां इन्वेस्ट किया वहां मुझे लाभ हुआ। थोड़ा दिमाग लगा के किया, थोड़ा परिस्थितियों को देखते हुए किया। उससे आगे बढ़कर जैसे शुरुआती कैपिटल, फिर जैसे पैसा आता गया, उसको उसी तरह से इन्वेस्टमेंट होता चला गया। इन्वेस्टमेंट करते करते मुझे, आप समझिए कि जब मैं 25 वर्ष का था, आज हम 57 वर्ष के हैं, तो इतने वर्षों में जाकर वेल्थ क्रिएट कर पाए हैं। लेकिन कोई भी गलत काम करके वेल्थ, जैसे कि मैं देखता हूं बहुत सारी जगहों पर, एक बहुत छोटी सी बात कहता हूं कि एक ही जमीन को 10 लोगों को बेच दिया जाता है। ये बहुत छोटे शहरों में देखने में आता है, जहां कागजी व्यवस्थाएं हैं, अभी कागजों में हेर फेर करके। ये परिस्थितियां, मतलब इस तरह के छोटे लालच में कभी भी मैं पड़ा ही नहीं। अच्छा। और कि आज मैं कुछ कर लूं और कल का कल देखा जाएगा, या कल जेल भी चले जाएंगे तो क्या है। ये परिस्थिति जो है ट्रस्ट का, ये इस तरह की विषय कभी सोचना ही नहीं है। इस तरह के विषय में अगर युवा पढ़ेगा तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी बात है। तो आप कह रहे हो कि मेरी मेजॉरिटी ऑफ वेल्थ जो मैंने क्रिएट की है वो रियल एस्टेट से, और उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन के बाद अब डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। अब जाकर वो परिस्थिति आई है डाइवर्सिफिकेशन करने की। अच्छा। फिर भी अगर जैसे
क्योंकि रियल एस्टेट ऐसी चीज है कि आसानी से मैनेज होती है। अच्छा। आपने कोई जमीन खरीद ली, अब वो जमीन पड़ी हुई है, उसका रेट बढ़ रहा है, जब वो आप बेचेंगे तो आपको बढ़ा हुआ रेट मिलेगा। तो इसलिए वो मैनेज करना आसान होता है। आप कुछ भी आपको और कुछ व्यापार करेंगे हाँ। तो आपको उसको डेली मैनेज करना पड़ेगा, डेली उसमें ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, आपको ये बात पता है ना कि रियल एस्टेट की वीडियोस और वेल्थ और मनी मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चलती है। युवा इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से सुनता है। तो आप ऐसे क्या मतलब एडवाइस देना चाहोगे कि हाँ इस तरीके से आप स्टार्ट नहीं, करके जरूरी ठीक नहीं है ठाक। कि हर एक के पास में उतनी पूंजी इकट्ठी हो जाए, लेकिन आजकल तो आपके पास में इतनी विधाएं शुरू हो गई हैं, खास के ये जो जैसे पॉडकास्ट हैं, हाँ हाँ इन्फ्लुएंसिंग है, हाँ कि आप बहुत कम पैसे में हाँ अपना बहुत बड़ा कारोबार कर सकते हो। लोग आप देख रहे होंगे, अभी एक किसी 2-4 दिन पहले ही कोई एक इन्फ्लुएंसर के यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियां हाँ हाँ पकड़ी गई हैं, कुछ कुछ हुआ है। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को हम लोग देखते हैं कि उनके पास कितना कितना पैसा है। तो हर डिकेड में, हर 10 सालों के अंदर व्यापार की व्यवस्था बदलती है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि हम लोग हर बदली हुई व्यवस्था में अपने आप को सेट नहीं कर पाए। अच्छा। और जो सोच जो पहले से थी हाँ। उसी सोच में आगे बढ़ते जैसे रहे। अभी क्या चल रहा है, रियल्टर चल रहा हाँ है, रियल एस्टेट क्रिएटर, हाँ मतलब रियल एस्टेट की वीडियो बना रहे हैं। यस। हेलो फतेहपुर हाँ वालों, ये वो जमीन इसीलिए आपको। हर व्यापार का थोड़ा सा एक एंगल बदला है, हर व्यापार के अंदर का इन्फ्लुएंस करने का तरीका बदला है, हर व्यापार में एक नया व्यापार शुरू हुआ है। तो वो ठीक है। और मैं समझता हूँ इतने सारे लोग हैं भारत के अंदर, सबको करने के लिए आज काम है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो और चाहे सॉलिड एसेट क्रिएशन वाले काम आप फतेहपुर के क्रिएटर्स मिले तो आपको क्या उनके अंदर क्या भाव देखा? विजनरी लोग मुझे हैं लगता है कि फतेहपुर का जो नाम यहाँ के नेता नहीं कर पाए हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स करके दिखाएंगे। ये एकदम सही करेक्ट बात बोली आपने। फतेहपुर का नाम कहाँ कहाँ तक पहुंचा दिया। ये नेता नहीं कर पाए फतेहपुर के। और मतलब वीपी सिंह जी यहाँ से प्रधानमंत्री रहे, वो भी नहीं कर पाए फतेहपुर का उतना बड़ा नाम जितना यहाँ के इन्फ्लुएंसर्स ने कर दिया है। और इसके लिए मैं हमेशा उनका हृदय से आभारी हूं। जैसे हम लोग यहाँ पे रमेडियन पे बैठे हुए हैं, तो ये रमेडियन जैसे बड़ा होटल क्रिएट होना फतेहपुर में, बहुत अच्छी बात है। ऐसी चीजें यहाँ पे होना, जो कुछ तो क्या भी फतेहपुर का नाम बढ़ाता है? जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी बड़ा है, जो कुछ भी फतेहपुर के लिए शुभ है, जो कुछ भी फतेहपुर की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने वाला है, जो कुछ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला है, उसको लेकर मुझे लगता है उसका स्वागत होना चाहिए। भारत के अंदर कई बार मैं देखता हूँ लोग बड़े पैसे वालों को गालियां देते हैं हाँ। कि ये तो चोर है। हाँ। लेकिन 2 नंबर का काम करके बड़ा बना है। कुछ भी कहें, लेकिन हमारा ये कहना रहता है कि आप कंपटीशन को एज ए चैलेंज लीजिए, compete करिए। आप अगर आपको उसकी जो बात अच्छी नहीं लग रही है, जो बात मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये चोरी करके आगे बढ़े हैं, ये कुछ और करके आगे बढ़े हैं, वो आप मत कीजिए, लेकिन compete करिए और हेल्दी compete करिए। उसको टांग मार के गिराने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि हर परिवार चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी अंबानी बने, अडानी बने, बड़े लोग बने, हवाई जहाज रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले रहे। तो फिर पैसे से इतनी घृणा क्यों? जब आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं, रात रात को जग के करते हैं दीपावली पर, क्यों नहीं उस लक्ष्मी को घर आने देने पर दरवाजा लगाकर बैठे हैं? सही बात है। एक्सप्लोर करिए आपके अंदर क्या क्या हुनर है, क्या क्या विधाएं हैं। हो सकता है आपके ही घर में कोई गाने वाली लता मंगेशकर पैदा हो रही हो सकता है आप ही के गरीब घर में कोई अंबेडकर पैदा हो रहा हो सकता है कोई सचिन तेंदुलकर पैदा हो रहा हो। आजकल हर चीज में पैसा है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है, खास के पेरेंट्स को, कि हमारे बच्चे को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। पढ़ाई से अकेले कोई कुछ नहीं बना है। पढ़ाई के साथ साथ उसके अंदर एक वैज्ञानिक एप्टीट्यूड होना चाहिए, एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड होना चाहिए, समाज के प्रति उसका एक दृष्टिकोण होना चाहिए। अब बदलती हुई व्यवस्था में मैं क्या व्यवसाय चुनूं या क्या मैं ऐसा करूं जिससे कि कम लागत से ज्यादा पैसा कमा सकूं। ये फ्लिपकार्ट वाले ने कितना पैसा लगाया था? 40 लाख रुपए से शुरू किया था। ये आपका जो है शिक्षा वाला बाइजू,
हाँ। कितना पैसा लगाया था जब शुरू किया था। आपके मिंत्रा, आपकी ये जो किसी भी एजेंसी को आप उठा लीजिए, गाड़ियों की जो वेबसाइट्स हैं आपकी, जो ओला वगैरह, कितने छोटे पैसे से इन्होंने शुरू किया था और आज कितने बड़े बन तो गए। बड़े हो गए। लेकिन आज कितने बड़े हो गए की स्टोरी आप जान रहे हैं। वहां से लेकर वहां तक पहुंचने में 40 साल लग गए माइक्रोसॉफ्ट को। आप लगाइए 40 साल, आप भी बनेंगे, लेकिन लॉन्ग लॉन्ग टर्म और दूर की सोच के साथ में। शॉर्टकट नहीं लेना है, शॉर्टकट में ही गिरता है आदमी। कि कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। मोबाइल बज रहा है तो ठीक है, इस पॉडकास्ट को हम लोग अंत पे करते हैं। तो अगर लास्ट ऐसी कोई एडवाइस जो आप खुद अगर 20 साल के होते, 20 साल वाले विक्रम जी को आप क्या एडवाइस दोगे ताकि वो और जल्दी ग्रो करे इस भारत के लिए और समर्पण और योगदान दे सके। 20 साल पहले के विक्रम जी को या 20 साल के विक्रम जी को मैं एडवाइस यही दूंगा कि सोना कम करो। अच्छा। घरों में मित्रों के बीच में समय बर्बाद करना कम करो। ओके। जो कुछ आपको दिख रहा है अपने आसपास, जैसे शराब पीकर मस्ती करना, सिगरेट पीकर मस्ती करना, गाड़ी के ऊपर चढ़कर मस्ती जो 20 साल में अच्छा लगता है, जो उस उम्र में अच्छा लगता था विक्रम सिंह को, वह सब क्षणभंगुर है, वह कभी पूरे जीवन काम आने वाला नहीं है। इसलिए मेरी बात अगर आपको ठीक लगे, आपको यदि लगे कि एक व्यक्ति ने गलती करके अपने आप को ठीक किया है और दूसरे की गलती से जब कोई सीख ले तो वो सही सीख होती है। खुद ठोकर खाकर सीखने की जरूरत उसको न पड़े। ये सबसे अच्छा आदमी होता है। चाणक्य कहते हैं खुद अगर गलती करके अगर सीखोगे तो जीवन छोटा पड़ जाएगा। करेक्ट। तो वो मेरी गलतियां जो मुझे लगता है कि युवावस्था में आराम से उठना, आराम से सोना, क्योंकि समय बहुत कम है और सबसे छोटा जो समय है, सबसे शॉर्ट लिव्ड जो टाइम है आपके पास, वो आपकी युवावस्था है। 18 साल से शुरू होती है, कब आप 28-30 के हो जाओगे शादी के बाद में आपका समय आपको पता नहीं चलेगा। तो किस चीज में, और यही सबसे गेनफुल टाइम है। इसी टाइम के बाद आपकी जिम्मेदारियां शुरू होती हैं, आप शादीशुदा हो जाते हो, आपके बच्चे होने लगते हैं, आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, आप समाज में सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ बढ़ जाती हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो युवा है, 14 साल से लेकर 25 साल तक का जो युवा है, 28 साल तक का युवा है गैर शादीशुदा, वो हमेशा कम्युनिस्ट होता है। वो विचार उसके हमेशा रेडिकल होते हैं, ये तोड़ दो, ये फोड़ दो, ये कानून ठीक नहीं, वो कानून ठीक नहीं। काफी वीडियोस पढ़े यूट्यूब पे। तो ये नेता चोर है, ये फलाना गलत है, ठीक है। ये सब उसके विचार होते हैं। और 28 साल के बाद में जैसे ही वो शादी करता है, वो कैपिटलिस्ट हो जाता है, क्योंकि फिर उसे उसका परिवार, उसके बच्चे, उसके माँ बाप, पैसे को प्रायोरिटी देता है, खुद उस पे ध्यान देने लगता है और वो पैसा कलेक्शन पे, सेविंग पे, इन सब चीजों पे ध्यान देता है। मैं एंटरप्रेन्योर बनूं, मैं ये करूं, उसकी एम्बिशन उसके दिमाग में सबसे ज्यादा हो जाती है और वो ड्राइव हो जाती है। तो आपने जैसे कहा कि मैं ये चीजें को करना कम करता है, सोना, खाना, पीना, और हाँ, मुझे लगता है कि मैंने जितना समय सोने पे बिताया, जितना समय लेटे लेटे किताब पढ़ने पे बिताया, जितना समय, वो समय अगर मैं कुछ और कर रहा होता तो और अच्छी स्थिति में होता। लेकिन एक मेरी एडवाइस सबको रहेगी कि युवावस्था में शरीर अपना स्वस्थ रखें, इस पर जरूर ध्यान दें। एक तो ये जो बाहर के केमिकल अंदर ले जाते हैं उसको छोड़ें, और जो दौड़ भाग करके कोई ना कोई खेल, कोई ना कोई हॉबी जीवन में ऐसी जरूर रखें जिससे कि स्वास्थ्य ठीक रहे। स्वास्थ्य अगर आपका ठीक है तो हमारे ग्रंथ ये कहते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी शरीर माध्यम है सारे धर्मों को की क्रिया का। तो धर्म क्या है? आपको अपना परिवार देखना है, अपने बीवी बच्चे देखने हैं, अपने माँ बाप को देखना है, अपने मोहल्ले को देखना है, अपने मित्रों को देखना है, अपनी आगे बढ़ने की क्षमताओं को बढ़ाना है। ये सब आपके धर्म है, समय समय पर अलग अलग तरीके से परिभाषित होते रहते हैं। तो इन सारों को देखने के लिए स्वस्थ शरीर का होना सबसे आवश्यक है। और धन कमा लिया और शरीर अच्छा नहीं है
तो क्या फायदा उसका। फिर धन तो लगाओ शरीर सही करने के लिए। शरीर सही करे। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि इसको जो है युवाओं के पास ये संदेश जरूर पहुंचे कि जो समय वो सोने में और नॉन प्रोडक्टिव चीजों में लगा रहे हैं वो ना लगाएं, और एक एक मिनट का जो है प्रयोग करें, और कोशिश ये करें कि 40 साल के आसपास उनका टारगेट होना चाहिए कि बाय द एज ऑफ 40 ईयर्स आई विल रिटायर। मैं रिटायरमेंट लूंगा और फिर मुझे जीवन में जो कुछ करने की इच्छा थी और मैं नहीं कर पाया, मैं वो करूंगा। ये मेरी सोच थी जीवन की। मैं नहीं कर पाया क्योंकि बहुत टाइम लग गया मुझे अपने शेड्यूल्स को पूरा करने में। भारत की पेस बहुत स्लो थी उस वक्त। अब भारत की पेस जो है वो बहुत तेज है। यानी कि जो परिवर्तन 20 वर्षों में हुआ करता था वो आज 2 वर्षों में हो रहा है। तो आज की पेस के हिसाब से अगर मैं 20 साल का होता तो हो सकता है मैं अपनी जो बहुत सारी चीजें आदमी करना चाहता है, कोई एक चीज तो करना नहीं चाहता, वो सारी चीजें कर ली होती। लेकिन चूंकि वो पेस नहीं थी तो अब वो उसमें थोड़ी सी कमी है। और मुझे लगता है कि लेकिन फिर भी असंतुष्टि का भाव नहीं है, लेकिन ये लगता है और कुछ कर सकते थे, वो नहीं कर पाए। तो समराइज करूंगा कि अगर 20 साल के विक्रम जी अगर करना चाहते तो सबसे पहले बैड हैबिट्स को छोड़ते, और अपने एंटरप्रेन्योरशिप पे क्या नाम है ध्यान देते हैं, पैसे पे ध्यान देते हैं, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा अपने शरीर पे ध्यान देते हैं। अगर ये 3 चीज पे अगर शरीर पे तो मैंने ध्यान दिया है, शरीर में मैंने ध्यान दिया है, लेकिन जो जैसे मुझे लगता है कि टाइम बहुत सारा वेस्ट किया हम लोगों ने फालतू की चीजों में बैठकर चर्चाओं में। एक और चीज की फास्ट पेस नहीं थे, बड़ा स्लो चल रहे थे, स्लो थे, डिसीजन मेकिंग फास्ट नहीं थी, रिस्क टेकिंग में चूंकि परिवार का इतना बड़ा वो नहीं था कि परिवार की आर्थिक स्थिति को देखकर ही निर्णय लेने पड़ते हैं, तो ये सब भी था। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आपने आज इतना समय दिया, इतना वैल्यूएबल इनसाइट्स हमारे ऑडियंस को दिया, तो आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, आप लोगों ने बुलाया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आप सब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो फतेहपुर को आगे बढ़ाइए और फतेहपुर के उन विषयों को सामने लेकर आइए। और एक चीज मैं जरूर चाहूंगा कि जो जैसे अधिकतर इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अर्बन इन नेचर हो गए हैं। अर्बन इन नेचर का मतलब कि शहरी समस्याओं के प्रति ज्यादा जागरूक हो गए हैं। अच्छा। रूरल समस्याओं के प्रति जागरूकता अभी कम है, और सबसे ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता रूरल में ही है, क्योंकि वहां पर अशिक्षा भी है और गरीबी भी है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान आप लोग सब लोग मिलकर दे दोगे तो उनका, जिनका कोई नहीं है, उनका लाभ होगा। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।